नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेट एंड द डब्ल्यू दैट मींस वर्ल्ड वाइड वेब। सो इंटरनेट एक ग्लोबल कनेक्शन होता है सारे कंप्यूटर्स के बीच में थ्रू द टीसीपी आईपी मॉडल या फिर प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इट इज अ वेब बेस्ड इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट्स या फिर वो सब कुछ स्टोर किया जाता है, जो कि एचटीटीपी एचटीएमएल यूआरएल एंड ब्राउजर्स के थ्रू बनाया जाता है और एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो डिपेंड करता है इंटरनेट पे, एज इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि इंटरनेट एक रोड है और वर्ल्ड वाइड वेब एक उसके ऊपर कार है। बिना रोड के कार नहीं चल सकती, वैसे ही बिना इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब नहीं चल सकता। ठीक है, सो ग्रेटर क्या है? इंटरनेट। ऑब्वियसली इंटरनेट इज अ ग्रेटर, जिसके ऊपर ईमेल, क्लाउड सर्विसेज सब कुछ चलता है। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसपे सारी वेबसाइट चलती है। अब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है? स्टैंडर्ड्स या फिर रूल्स, जिसके थ्रू हम किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए चेक करते हैं कि इज इट सेटिस्फाइड और नॉट। दैट इज द प्रोटोकॉल्स, दैट मींस स्टैंडर्ड या फिर रूल्स टू डू एनीथिंग। जैसे कि अगर कोई पूछ सके कि विच आर द प्रोटोकॉल्स, यू कैन सी एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर मेल्स ट्रांसफर किए जाते हैं। एमआईएमई यानी कि जो एडवांस वर्जन है ईमेल ट्रांसफर का। उसके बाद एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर फाइल ट्रांसफर के बारे में बोला जाता है। एसएफटीपी, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉप3 प्रोटोकॉल, ऐसे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के एग्जांपल्स तुम वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एचटीटीपी, आईपी, टीसीपी, ये भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स है। सो इफ एनीवन आस्क, यू कैन से प्रोटोकॉल आर एसएमटीपी, एमआईएमई एंड ऑल ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। ये एक प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर जो भी वेब का डाटा होता है वो ट्रांसफर किया जाता है टीसीपी आईपी के पोर्ट नंबर 40 से। ये याद रखना कि पोर्ट नंबर कौन सा है? टीसीपी आईपी पोर्ट 80। और अगर तुम्हारा सिक्योर वाला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो तुम्हारा पोर्ट नंबर होता है 80। ठीक है, तो इसके थ्रू तुम्हें क्या करना पड़ता है? डाटा को डिलीवर करना पड़ता है। डाटा डिलीवरी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल मदद करेगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसमें इसका मॉडल पूछ सकते हैं, सी व्हाट इज द मॉडल वन। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल होता है। क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट सेंड करता है। उसके अंदर यू कैन सी दैट व्हाट इज अ काइंड ऑफ हेडर स्टाइल। तो जो रिक्वेस्ट मैसेज होता है उसके अंदर रिक्वेस्ट लाइन होती है, जिसके अंदर जो मेथड्स होती है, रिसोर्सेज पाथ होती है, एचटीटीपी वर्जन कौन सा है वो होता है। उसके बाद हेडर्स होते हैं, हेडर्स के अंदर जितना भी मेटा डाटा है एचटीटीपी वर्जन और वो होता है। उसके बाद ब्लैंक लाइन के अंदर जो भी तुमने कुछ पोस्ट पुट रिक्वेस्ट किए वो होती है। और ऑप्शनल डाटा, जिसके अंदर कुछ ऑप्शनल डाटा अगर रिक्वेस्ट में हो तो वो सेंड किया जाता है टू द सर्वर। फिर क्लाइंट का ये जो रिक्वेस्ट मैसेज होता है वो जाता है सर्वर को। सर्वर उसके लिए एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। उस रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस लाइन होती है। उसके बाद हेडर्स होते हैं, हेडर्स में वही होगा मेटा डाटा। यहाँ पे स्टेटस लाइन में क्या होगा? एचटीटीपी वर्जन कौन सा है, क्या स्टेटस कोड क्या है, मतलब अगर तुम्हारा जो स्टेटस है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, रिस्पॉन्स अच्छे से मिला है कि नहीं। उसके बाद ब्लैंक लाइन, उसके बाद रिस्पॉन्स बॉडी, यानी कि जो भी डाटा उसे सेंड करना है वो, और एज अ रिस्पॉन्स वो क्या करता है? क्लाइंट को वो भेज देता है। सो दैट इज व्हाट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। क्लाइंट क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर उसका रिस्पॉन्स देगा इन दैट वर्जन। ये तुम्हें याद रखना है। अब कौन सी मेथड्स यहाँ पे यूज की जाती है? जैसे हमने देखा कि रिक्वेस्ट लाइन में मेथड्स लिखा है, तो मेथड्स कौन सी होती है? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, हेडर। तो गेट क्या होता है? डाटा रिट्राइव करने के लिए होता है। जब भी यूजर को कोई भी डाटा रिट्राइव करना होता है तो वो गेट मेथड को सेंड करता है। इसमें सिर्फ यूआरएल को सेंड किया जाता है। उसके बाद पोस्ट के अंदर डाटा सर्वर से सेंड किया जाता है क्लाइंट को। ठीक है, सर्वर क्या करता है? डाटा सेंड करता है क्लाइंट को, उसको कहते हैं पोस्ट मेथड। इसमें एक्चुअल में हेडर्स होते हैं, एक्चुअल में डाटा होता है। गेट में सिर्फ यूआरएल रहती है। ठीक है, पुट के अंदर क्या होती है? जो भी रिसोर्सेज है उसको अपडेट किया जाता है, कोई भी चेंजेस करने तो वो। उसके बाद डिलीट में जो भी रिसोर्सेज है उसको रिमूव करना है, उसके लिए होता है वो। पैच मतलब पार्शियल अपडेट, हाफ ऑफ अपडेट तुम्हें करना है। ठीक है, यानी कि पुट का ही पार्ट है बट इसमें पार्शियल अपडेट किया जाता है। और हेडर में मतलब तुम्हें अगर सिर्फ हेडर चाहिए, डाटा नहीं चाहिए, तो दैट इज योर हेडर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एचटीटीपी। एचटीटीपी क्या होता है? एक और बार, इट इज अ स्टेटलेस। व्हाई इट इज अ स्टेटलेस वो पूछ सकते हैं। तो देखो, हर जो रिक्वेस्ट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर यूजर ने कहा पहले एक बटन क्लिक किया तो वो रिक्वेस्ट की, फिर सेकंड बटन क्लिक किया तो सेकंड रिक्वेस्ट की, तो हर बार एक नई क्या होगी? इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट कॉल होगी। तो इसलिए उसको क्या जाता है? स्टेटलेस। ठीक है, इसलिए उसको क्या किया जाता है? स्टेटलेस कहा जाता है। और ये टेक्स्ट बेस्ड कैचिंग भी करता है, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड कैचिंग मतलब एक कैचे होता है जिसके अंदर टेक्स्ट बेस्ड जो चीजें होती है उसको टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है, इसलिए ये स्टेटलेस होता है। दैट इज व्हाट, अगर किसी ने पूछा कि एचटीटीपी स्टेटलेस क्यों है तो। ठीक है, नाउ दिस इज वन ऑफ द फास्टर थिंग। वेब पेज। वेब पेज मतलब क्या? ऐसी चीजें जिसके अंदर डाटा होता है जो कि एचटीएमएल के थ्रू क्रिएट किया जाता है। मतलब जो भी तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर दिखता है तुम्हें, बटन, इनपुट फॉर्म या फिर कुछ भी, उसे हम वेब पेज कहेंगे। उन सबके कॉम्बिनेशन को हम वेब पेज कहते हैं। उसके बाद वेब सर्वर। वेब सर्वर जिसके अंदर जो वेबसाइट होती है वो रन हो रही होती है, जो कि हमें दिखती नहीं है। वो वेब सर्वर होता है क्लाउड पे या फिर अलग कहीं पे, जिसके अंदर ये जो वेबसाइट है वो रन होती रहती है, इसका लॉजिक रन होते रहता है। उसके बाद वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर ये क्या होता है? ये क्लाइंट के लिए होता है कि क्लाइंट को अगर वेबसाइट एक्सेस करनी है तो वो सीधे क्रोम पे जाएगा और वेबसाइट का नाम डालेगा, दैट इज द वेब ब्राउजर। उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या? डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इंटरनेट के लिए, थ्रू दैट हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं एक्चुअली। जैसे कि हमारा जियो हो गया या फिर बीएसएनएल हो गया, कोई भी हो गया, वो तुम्हारा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद वेब डोमेन। वेब डोमेन में तुम्हारा होता है इंटरनेट एड्रेस पोर्ट, जो भी तुम देखते हो .com .net वेबसाइट के बाद, है ना, जैसे कि wikipedia.org, उसके बाद example.com, ऐसे मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। तो जो .com होता है, .org होता है, एक वेब डोमेन होता है। सो दिस डोमेन्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द व्हाट इज द टाइप ऑफ वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट का टाइप क्या है उसको दिखाने के लिए वेब डोमेन यूज किया जाता है। उसके बाद वेब क्लाइंट्स। वेब क्लाइंट्स इज नथिंग बट वो वांट एनी सर्विस, यानी कि जिसको भी वेबसाइट की सर्विस चाहिए, वेबसाइट से कुछ काम करना है, वो होता है क्लाइंट। यानी कि अगर मैं example.com को या फिर youtube.com को यूज करने जाऊँ तो मैं हो गया यूट्यूब का क्लाइंट। सो दैट इज वेब क्लाइंट्स। ओके, नाउ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एचटीएमएल के बारे में पढ़ते हैं। तो एचटीएमएल क्या होता है? एक वेब पेज होता है, उसको क्रिएट करने के लिए हमें एचटीएमएल यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर एलिमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं? वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होता,
नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर हम टैग्स क्रिएट करते हैं। पहला होता है टैग स्टार्ट, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग टैग होता है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद कंटेंट, उसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं और उसके बाद एंड करते हैं उस टैग को। थ्रू दिस हम सारी चीज़ें लिखते हैं HTML के अंदर और वो एज इट इज तुम्हें दिखती है तुम्हारे वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल टैग्स होते हैं। पहला टैग होता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग मतलब जो हेडर टैग्स होते हैं जिसके अंदर तुम्हें तुम्हारे पेज के ऊपर कोई भी हेडिंग्स देनी, तो ये यहाँ पे यूज की जाते हैं। H1 से लेके H6 तक ऐसे टैग्स होते हैं। जैसे जैसे तुम H6 से H1 की तरफ जाते हो तो H1 बिगर है, H2 स्मॉलर है, ऐसे ऐसे H6 सबसे छोटा है। देन उसके बाद पैराग्राफ, अगर तुम्हें कोई पैरा तुम्हारे वेब पेज पे लाना है तो तुम्हें सिर्फ P लिख के एज इट इज उसको लिखना है ऑन योर वेब पेज। उसके बाद लाइन ब्रेक के लिए BR यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर तुम्हें छोड़नी है तो HR टैग यूज किया जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, वो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हमें जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करना होता है। जैसे कि बोल्ड करना है तो B लिखोगे, आइटलाइज यानी कि अगर तुमने वो टेढ़ा होता है थोड़ा सा वो टेक्स्ट, उसके लिए I लिखोगे। अगर तुम्हारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है तो U लिखोगे। सुपर मतलब A का स्क्वायर लिखना है तो सुपर। उसके बाद सब मतलब अगर तुम्हें Q का 2 या फिर log 2 लिखना है तो सब। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मतलब अगर तुम्हें कोई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना है, थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद डेल मतलब देखो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा और उसके ऊपर तुम क्या करोगे, बीच में उसको डिलीट करने का इशारा दोगे कि हाँ भाई ये डाटा तो डिलीटेड है। उसके बाद प्रे मतलब परफॉर्म टेक्स्ट, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए गए। उसके बाद हाइपरलिंक टैग वो ज़्यादा पूछ सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ये क्या करता है, जो भी URLs होता है या फिर मल्टीपल पेजेस वाली वेबसाइट बनानी होती है उसके अंदर काम आता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ए के अंदर हम HRF करेंगे। HRF के अंदर हम कोई भी URL देगी, कोई भी पेज देगी, कोई भी इमेज देगी, जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर टारगेट भी दिखा है तो टारगेट अगर ब्लैंक करेंगे तो क्रोम के अंदर न्यू टैब ओपन होगा और उसके अंदर तुम्हें वो डाटा दिखेगा। और टारगेट के अंदर अगर मेन रखेंगे तो वो एज इट इज तुम्हारे वेबसाइट के अंदर ओपन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट हाइपरलिंक टैग डिसाइड्स, ओके। उसके बाद इमेज टैग क्या होता है, हम इमेज को डालते हैं, उसके अंदर SRC होता है। SRC के अंदर हम क्या करेंगे, A.image करेंगे या फिर URL भी दे सकते हैं या फिर तुम इमेज अपने फोल्डर में डाल के वो भी दे सकते हो। उसके बाद अल्ट होम, अगर तुम्हारा इंटरनेट चालू नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ पे एक वर्ड दिखेगा कि A.img है ना, तो वहाँ पे होम दिख जाएगा, इमेज लोड नहीं हुई तो। उसके बाद हाइट और विड्थ भी तुम उसके दे सकते हो, दैट इज इमेज। उसके बाद 3 टाइप की लिस्ट होती है, अनऑर्डर, ऑर्डर, डेफिनेशन। अनऑर्डर में ऑब्वियसली तुम्हें अनऑर्डर लिस्ट मिलती है, ठीक है। उसके अंदर टाइप स्क्वायर लिख सकते हो, टाइप डिस्क हो सकता है, मतलब जो तुम्हारा लिस्ट है उसके पहले क्या आएगा, डॉट से वो लिस्ट दिखेगी, स्क्वायर दिखेगी या फिर कैसे दिखेगी। और LI क्या होता है, एक छोटा एलिमेंट को हम LI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद OL, ऑर्डर में तुम्हें दिखेगा टाइप 1 हो सकता है, टाइप A हो सकता है, टाइप स्मॉल a हो सकता है। तो इससे क्या होगा, वो ABCD ऐसे आएगा या फिर 1 2 3 4 आएगा, तो दैट इज व्हाट ऑर्डर है। उसके बाद डेफिनेशन के अंदर होता है DL टैग के अंदर 2 टैग्स होते हैं। DT मतलब क्या, किसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन टाइटल, जिसकी अभी हम HTML की डेफिनेशन लिखेंगे DT के अंदर। और फिर उसके बाद होता है DD यानी कि डेफिनेशन डाटा। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, सो दैट इज व्हाट DD। सो वैसे तुम लिख सकते हो DT ऐसे तुम डेफिनेशन के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेबल, ठीक है। टेबल टैग्स के अंदर 5 टैग्स पूछ सकते हैं, मोस्टली वही पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टैग होता है टेबल टैग आती ही हमें लिखना है कि ये एक टेबल है, सो दैट इज वाई टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं। उसके अंदर होता है कैप्शन, अगर तुम्हें टेबल का क्या करना है, कैप्शन टाइटल देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैप्शन लिखा स्टूडेंट, तो वहाँ पे आ गया स्टूडेंट। उसके बाद TR मतलब ईच रो इन योर टेबल, TR क्या होता है, ईच रो। उसके बाद TH होता है हेडर और TD मतलब सुमित। अब TH ये एक हेडर है, लाइक मैंने नेम नाम का एक हेडर लिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। वो नेम एज इट इज टेबल में दिखेगा तुम्हें। उसके बाद TD मतलब उसके अंदर कौन सा डाटा है, सो नेम सुमित, सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन एज सुमित। सो व्हाट आर दिस, टेबल मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए, कैप्शन मतलब टेबल का हेडिंग, TR मतलब टेबल के अंदर रो, TH मतलब टेबल का हेडर और TD मतलब टेबल के अंदर कौन सा डाटा है वो, ठीक है। उसके बाद कंटेनर डिव टैग, अगर तुम्हें मल्टीपल जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि मल्टीपल टैग्स है, A टैग, इमेज टैग, हाइपरलिंक टैग, मल्टीपल टैग्स अगर तुम्हें एक साथ जोड़ने हैं तो तुम उसको कंटेनर के अंदर डाल सकते हो, दैट इज अ डिव टैग। उसके बाद स्पैन एक इनलाइन कंटेनर होता है, मतलब देखो अगर तुम डिव टैग यूज करते हो तो क्या होता है, पूरी जो लाइन होती है वो ब्लॉक हो जाती है, बट अगर तुम स्पैन यूज करते हो तो पूरा ब्लॉक नहीं होता, सिर्फ जितने इसमें वो टेक्स्ट है उतना ही ब्लॉक रहेगा, सो दैट इज व्हाट स्पैम। उसके बाद फ्रेम टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें मल्टीपल फ्रेम्स देखने तुम्हारी वेबसाइट की, कैसे वेबसाइट दिखेगी तुम्हारी, तो तुम फ्रेम टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेम सेट टैग भी यूज कर सकते हो। फ्रेम सेट टैग के अंदर तुम क्या करोगे, मल्टीपल फ्रेम्स क्रिएट करोगे और उसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, ब्लॉक्स देख सकते हो, फ्रेम्स देख सकते हो तुम्हारे वेबसाइट के, ठीक है। और मिररिंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा फ्रेम SRC A.html और फ्रेम SRC B.html, यानी कि हमने यहाँ पे 2 HTML फाइल्स क्रिएट की और उसका फ्रेम क्रिएट किया। देखो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेम A एंड फ्रेम B, सो दैट इज व्हाट फ्रेम बिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद फॉर्म टैग्स होते हैं, तो फॉर्म टैग के अंदर हमें क्या करता है, कोई भी जो फॉर्म होता है HTML के अंदर उसको सबमिट करने के लिए फॉर्म टैग्स यूज किया जाता है। उसके अंदर होता है इनपुट, जिसकी इनपुट के अंदर हम देख सकते हो टाइप दिखा जाता है। इनपुट के अंदर टाइप कौन सी भी हो सकते हैं, टेक्स्ट, नंबर, पासवर्ड, डेट, ईमेल, कलर, चेकबॉक्स, रेडियो, फाइल, रिसीट, सबमिट बटन, ऐसे मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं इनपुट के अंदर। इनपुट मतलब क्या, हमें इनपुट लेना है यूजर से। और उसके बाद प्लेस होल्डर मतलब वहाँ पे दिखता है ना, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, सो दैट इज योर प्लेस होल्डर, ठीक है। सो इनपुट के अंदर जो टाइप्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, टेक्स्ट, नंबर, पासवर्ड, डेट, ईमेल, कलर, चेकबॉक्स मतलब वो टिक करना, रेडियो मतलब मल्टीपल बटन होते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करना, फाइल मतलब फाइल भी हो सकता है, रिसीट बटन भी हो सकते हैं, सबमिट बटन यानी कि तुम्हें फॉर्म सबमिट करना है, और बटन एक नॉर्मल बटन रहेगा, सो दैट कैन बी योर इनपुट टाइप। उसके बाद टेक्स्ट एरिया मतलब एक एरिया क्रिएट होगा, एक बॉक्स क्रिएट होगा, उसके अंदर तुम कुछ भी टेक्स्ट ले सकते हो। उसके बाद लेबल
क्या टैग होता है, यानी कि तुम्हें अगर तुम्हारे हेडिंग के अंदर कुछ लेबल देना है तो उसके बाद सिलेक्ट टैग ड्रॉप डाउन जो बटन्स होते हैं जो तुमने देखा होगा, ड्रॉप डाउन होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, यानी कि तुम्हें सिलेक्ट करना है, लेट्स से तुम्हें सिलेक्ट करना है सिटी, सिटी के अंदर एक ड्रॉप डाउन आता है और उसके अंदर सारी सिटीज आती है जिससे तुम सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो ड्रॉप डाउन करना होता है उसके लिए सिलेक्ट यूज किया जाता है और उसके अंदर ऑप्शन को यूज किया जाता है वो सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद बटन एक क्लिकेबल बटन होता है जिसके थ्रू हम सब कुछ क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद HTML एंड HTML5 डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो HTML के अंदर लॉन्गर डॉक टाइप होता है, HTML5 के अंदर स्मॉलर होता है। HTML के अंदर लॉन्ग कैरेक्टर इनकोडिंग यूज की जाती है और HTML5 के अंदर स्मॉलर है। उसके बाद HTML के अंदर ऑडियो वीडियो नहीं था, HTML5 के अंदर वो है। उसके बाद HTML के अंदर जो लोकल स्टोरेज है उसको यूज किया जाता था, बट HTML5 के अंदर कुकीज यूज किया जाता है। उसके बाद HTML के अंदर जो भी वेक्टर ग्राफिक्स थी वो इंटीग्रल पार्ट नहीं था, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, और HTML5 के अंदर वो इंटीग्रल पार्ट है वेक्टर ग्राफिक्स का। सो दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। उसके बाद हम जाते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर। देखो एक समझो कि HTML से सिर्फ पेज क्रिएट होगा, उसमें कोई ऐसी खास दिखावट नहीं आएगी, तो उसको हमें खास दिखाने के लिए कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करना पड़ता है, तो जिससे हम वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर सिलेक्टर्स होते हैं, डॉट क्लास, अगर तुम्हें क्लास से किसी भी चीज़ को प्रॉपर्टीज देनी है तो तुम डॉट लिखते हो, आईडी से देना है तो हैशटैग लिखते हो, और सीधे टैग से लिखना है तो टैग नेम का सीधे लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है टैग नेम, उसके बाद अंदर हम ब्रैकेट्स लिखते हैं और कोई भी प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पे कलर एक प्रॉपर्टी है और उसका एट्रीब्यूट है रेड, ठीक है, सॉरी उसकी वैल्यू है रेड, सो कलर, उसके बाद तुम डॉट डॉट जो डॉट होते हैं वो दोगे और उसके बाद रेड इन द ब्रैकेट लिख दोगे। सो दैट इज व्हाट कास्केडिंग स्टाइल शीट इज। उसके बाद 3 टाइप के कास्केडिंग स्टाइल शीट होते हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या, HTML फाइल के अंदर ही स्टाइल टैग के अंदर कोड लिखा जाएगा लाइक दिस वे। उसके बाद इनलाइन के अंदर जो HTML टैग होगा उसी के अंदर CSS लिखी जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है h1 स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड। उसके बाद एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल CSS फाइल होती है, HTML के अंदर एक लिंक क्रिएट जाएगी, उसके अंदर रिलेशन होता है, REL मतलब रिलेशन क्या है, ये स्टाइल शीट है, सो इट इज व्हाट स्टाइल्स। उसके बाद HRF यानी कि कौन सी फाइल है, सो स्टाइल डॉट CSS फाइल है, तो दैट इज व्हाट HRF, दैट इज हाइपरलिंक। ओके, सो दैट इज व्हाट इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल CSS रिसाइड्स। ओके, अब CSS की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, टेक्स्ट, फॉन्ट, मल्टीपल होती है, बहुत सारी होती है, बट तुम इतनी कह सकती हो कलर होता है, कौन सा कलर होता है, बैकग्राउंड कौन सा रहेगा, बॉर्डर कौन सा रहेगा, दैट इज व्हाट। उसके बाद CSS बॉक्स मॉडल इज नथिंग बट अ बॉक्स मॉडल, जिसके अंदर हम CSS कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो CSS के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट होता है, कंटेंट के ऊपर पैडिंग दी जाती है, उसके बाद वो पैडिंग खत्म होने के बाद बॉर्डर आती है, और बॉर्डर खत्म होने के बाद मार्जिन आता है, ठीक है। अभी तुम्हें ये समझना नहीं है कि ये क्यों आता है, बट इतना तुम समझो, कंटेंट होता है, कंटेंट के अंदर बाद पैडिंग की जाती है, पैडिंग के बाद बॉर्डर होता है और बॉर्डर के बाद मार्जिन होता है। अब उसके बाद बूटस्ट्रैप नथिंग बट एक फ्रेमवर्क है जो कि CSS का ही फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, CSS को इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर 12 टाइप का ग्रेड क्रिएट कर सकते हो, 12 ग्रेड्स क्रिएट कर सकते हो। अब तुम ग्रेड्स को कंबाइन भी कर सकते हो, तुम्हें लगा कि 1 to 6 ग्रेड करना है, या फिर 1 to 3, 4 to 6 ऐसे ग्रेड्स करने, तो तुम ग्रेड्स को कंबाइन भी कर सकते हो, या फिर सिंपली 12 ग्रेड्स भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक्सेस, SM, MD और LG। एक्सेस मतलब क्या, लेस देन 768 पिक्सल के यूज किया जाएगा, SM मतलब ग्रेटर देन 780 पिक्सल के लिए, MD मतलब 992 पिक्सल के लिए, यानी कि थोड़ा सा मिड साइज लैपटॉप रहेगा उसके लिए, और LG 1200 पिक्सल के लिए, यानी कि जो मॉनिटर होता है। देखो एक्सेस रहेगा मोबाइल्स के लिए, SM रहेगा तुम्हारे टैब के लिए, MD रहेगा तुम्हारा मिड लेवल लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स, और LQ के लिए तुम्हारे बड़े जो मॉनिटर्स रहते हैं उसके लिए। उसके बाद बूटस्ट्रैप को तुम्हें अगर लगाना है तो तुम 2 चीज़ों से लगा सकते हो, एक तो CDN मतलब तुम क्या करोगे, तुम्हारे HTML फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाओगे और उसके अंदर SRC और बूटस्ट्रैप की जो URL होती है कॉपी करके HTML से इंटरनेट से डाल दोगे, और अगर तुम्हें डाउनलोड करना है तो वो भी तुम कर सकते हो, getbootstrap.com पे जाओगे और उसको डाउनलोड करोगे और वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। सो दैट इज एंटायर अबाउट योर यूनिट 1। नाउ लेट्स गो टू द यूनिट 2, ठीक है। सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज जो कि डायनामिक लैंग्वेज है, जिसके अंदर वेरिएबल्स और वो डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, इवेंट्स हैंडलिंग करता है, फॉर्म वैलिडेशन करता है, उसके बाद DB ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और केस सेंसिटिव एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अंदर स्मॉलर ए और बिगर ए सेम नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है ये भी याद रखना कि ये क्लाइंट साइड यानी कि क्लाइंट साइड पे वर्क करती है, तो ज़्यादा इफिशिएंट लॉजिक परफॉर्मेंस इसके अंदर नहीं किया जाता। उसके बाद ब्राउजर सपोर्ट, ये ब्राउजर कंपेटेबिलिटी पे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसको ब्राउजर सपोर्ट चाहिए होता है। कुछ वेबसाइट्स ना नई वाली पुराने जो ब्राउजर है उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकती, दैट इज लाइक। इसको लिखते कैसे, तो HTML फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखोगे और उसके अंदर लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे। उसके बाद वेरिएबल्स, इसके अंदर 4 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, जिसको हम वेर x = 5 लिख सकते हैं, जो कि भी यूज़ नहीं किया जाता, ओल्ड टाइम पे यूज़ किया जाता था। लेट x = 5 भी लिख सकते हैं, कॉन्स्ट यानी कि जो कॉन्स्टेंट होता है x = 5, और अगर तुम्हें कुछ नहीं लिखना वेरिएबल लेट कॉन्स्ट, वैसे भी तुम x = 5 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद डाटा टाइप्स, इसमें 2 डाटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर तुम्हारे स्ट्रिंग नो यानी कि नो टाइप भी होता है इसके अंदर, उसके बाद बुलियन और नल ये टाइप्स होते हैं। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट, एरे, एक्सप्रेशंस यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस, क्योंकि एक फंक्शनल लैंग्वेज बोली जाती है तो इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी एक नॉन प्रिमिटिव टाइप में अंदर आ जाती है। उसके बाद कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, दैट इज बिल्ट इन वर्ड्स, जो कि तुम यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल एंड ऑल। उसके बाद सेमीकोलंस क्या करता है तुम्हारे कोड के अंदर, उसको हर लाइन को सेपरेट करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो वर्ड के बाद तुम सेमीकोलन दोगे तो ये लाइन सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स मल्टीपल होते हैं, अरिथमेटिक यानी कि जो तुम्हारी मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। जो डबल स्टार है वो एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वैल्यूज को असाइन करने में मदद करता है। कंपेरिजन मतलब कंपेयर करता है कि हाँ भाई ये कंपेयर है कि नहीं। उसके बाद लॉजिकल में लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल नॉट
लॉजिकल नॉट होता है, लॉजिकल नॉर होता है, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करते हैं, वेरिएबल्स की डाटा को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद लिटरल्स, लिटरल्स मतलब कोई भी फिक्स्ड साइज जब तुम दे देते हो किसी भी चीज़ को जो कि चेंज नहीं हो सकती है ना। अगर तुमने इंट इक्वल टू 5 दे दिया तो इंट इक्वल टू 5 ही रहता है, इंट ए इक्वल टू 5 ही रहता है, उसको 10 नहीं कर सकते। सो दैट इज द लिटरल। अब लिटरल का क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर एक बार तुमने वो दे दिया तो वो एज इट इज रहता है, ठीक है। उसके अंदर भी 3 टाइप के लिटरल होते हैं, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल। जो ऑक्टा होता है वो O टू 0 से लेकर 8 तक होता है, डेसिमल 0 से लेकर 10 तक, और हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 16 तक, जिसके अंदर वो ABCDEF वाले एलिमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। अब देखो ऑक्टा और जो हेक्सा है वो 0 से शुरू होता है, और जो डेसिमल रहेगा वो 1 से शुरू होगा, ये तुम्हें याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, इट इज अ डाटा टाइप जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग, जिसको हम डबल ब्रैकेट में लिखते हैं। और उसके बाद एरे, एरे इज इक्वल टू अमन, चमन। सो दैट इज व्हाट एरे, एरे भी एक डाटा टाइप है जिसके अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद फंक्शन, यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, एनोनिमस फंक्शन, नेम्ड फंक्शन और विद नो रिटर्न स्टेटमेंट। और जो नेम्ड फंक्शन होते हैं उसके अंदर भी उसके अंदर भी दो होते हैं, विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर, ठीक है। उसको लिखते कैसे, अगर तुम्हें एनोनिमस फंक्शन लिखना है यानी कि विदाउट नेम, तो तुम लिखते हो, तुम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हो, जैसे कि वेरिएबल शो, उसके अंदर तुमने फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर तुम कोड लिखोगे और शो। और अगर तुम्हें नेम्ड फंक्शन लिखना है तो फंक्शन हेलो उसका नाम है, उसके बाद रिटर्न हेलो और एट देन तुम हेलो को कॉल करोगे। सो दैट इज योर फंक्शन। उसके बाद एरे, एरे एक डाटा स्टोरेज होता है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। इसको तुम 3 मेथड से दिखा सकते हो। तुम सीधे वेरिएबल कार्स लिख के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए भी लिख सकते हो, या फिर तुम अगर थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हो तो तुम लिख सकते हो वेरिएबल कार्स इक्वल टू न्यू एरे वर्ड लिख के ब्रैकेट्स में ए भी लिख सकते हो। उसके बाद मेथड 3 यानी कि अगर तुम्हें और किसी अलग टाइप से लिखना है तो कार्स 0 इक्वल टू ए, फिर कार्स 1 इक्वल टू बी, ये लिखते हो। सो दैट इज व्हाट यू कैन राइट इन मल्टीपल टाइप्स, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें उसको एक्सेस करना है तो तुम लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, इतना ही लिखना है। जो T1 है वो फाइल का नेम है या फिर फंक्शन का नेम है, ठीक है। उसके बाद नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द मेथड्स, लेंथ, रिवर्स, सॉर्ट, पुश, पॉप, ये मेथड्स होती है एरे के ऊपर जो कि तुम लगा सकते हो, इनबिल्ट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर टाइप्स कौन से हैं, इंडेक्स होता है यानी कि जिसके अंदर इंडेक्स होती है, मल्टी डायमेंशनल जिसके अंदर तुम देख सकते हो कैसे लिखा जाता है, और एसोसिएटिव जिसके अंदर की वैल्यू क्रिएट जाती है। दैट इज द टाइप्स ऑफ एरे। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है और जो प्रिमिटिव वैल्यू है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर जो प्रिमिटिव वैल्यू उसको छोड़ दिया जाए तो जो पूरी जावास्क्रिप्ट है वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। जिसकी अभी ऑब्जेक्ट लिखने की मल्टीपल टाइप्स होती है। यू कैन राइट इट लाइक अ ऑब्जेक्ट लिटरल, यानी कि तुम एक लेट एस इक्वल टू करोगे और इसके अंदर तुम अगर कुछ भी डाटा लिखना है की वैल्यू पेयर में तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद न्यू लेट एस इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, अगर तुम्हें न्यू ऑब्जेक्ट लिखना है सो यू कैन डू दैट। सो यू सी दैट व्हाट आर द मल्टीपल मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट्स। तुम इतना ही कह सकते हो कि तुम्हें यही लिखना है, ऑब्जेक्ट लिटरल से तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, न्यू मेथड से क्रिएट कर सकते हो, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी तुम क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब बुल्टिन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको यूज करके तुम्हें मल्टीपल फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, उसके बाद बिलियन होता है, मैथ होता है, जैसे कि मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट इन, ये भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डेट, डेट एन इज इक्वल टू न्यू डेट। अब डेट के अंदर भी मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, यू कैन यूज इट, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है और यू कैन गो थ्रू आउट अगर तुम्हें जाना ही है तो। उसके बाद जेसन, जेसन भी एक बिल्डिंग है, जेसन डॉट पार्स, उसके अंदर जेसन स्ट्रिंग देते हैं हम। रेगुलर एक्सप्रेशन, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन पैटर्न करते हैं। तो लेट पैटर्न इज इक्वल टू स्लैश ABC स्लैश, सो ऐसे पैटर्न तुम लिख सकते हो और फिर पैटर्न एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एरर ऑब्जेक्ट भी होता है जो कि ट्राई और वो जो होता है ना तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके अंदर जब तुम कोई कोड लिखते हो तो उसके अंदर वो आ जाता है अपने आप, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट डीबगर, जावास्क्रिप्ट डीबगर मतलब सिंपली है जिसके अंदर हमें क्या करना है, एरर फिक्स करना है, फाइंड करना है, सिंटैक्स एरर हो गया, लॉजिकल एरर हो गया, रन टाइम एरर हो गया, कोई भी एरर आ गई तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है यूजिंग मेथड, मेथड जो भी होती है कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट वॉर्म, कंसोल डॉट टेबल, ऐसी मल्टीपल मेथड्स होती है जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा जो एरर है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्राउजर के थ्रू कर सकते हो। F12 तुम्हें की दबानी है जब तुम वेबसाइट के अंदर जाते हो, F12 की दबानी है और उसके बाद तुम देखोगे वहाँ पे कंसोल के अंदर क्या क्या एरर्स है तुम्हारे वेबसाइट के अंदर। उसके बाद कीवर्ड, कीवर्ड भी तुम लगा सकते हो, लेट एक्स इक्वल टू 10 डीबगर, डीबगर कीवर्ड लिखा दिया तो वो क्या करेगा, तुम्हें क्या एरर से वो दिखा देगा, बट डीबगर का प्रॉब्लम क्या है, वो एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, तो बाकी की मेथड्स भी रन नहीं होगी। बट जो तुम्हारा ब्राउजर है F12 वाला वो काफ़ी अच्छा होता है, कोई रन नहीं हुआ तो सिर्फ उतना ही इशू आता है, बाकी जो रन हो रहा है वो दिख जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट JS डीबगर लाइज। नाउ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये क्या होता है, इसके ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम सारे जो एलिमेंट्स है HTML के वो एक ट्री स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। जो HTML के एट्रीब्यूट्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, उनको चेंज करना होगा, ऐड करना होगा, रिमूव करना होगा, CSS को चेंज करना, तो ये हम जावास्क्रिप्ट के फाइल के थ्रू कर सकेंगे। हमें इसके लिए फिर से HTML के अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज व्हाट डॉम स्ट्रक्चर इज, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर 4 लेवल होती है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 0 के अंदर होता है लो लेवल इनहेरिटेंस, जो भी लो लेवल के इंटरफेसेस होते हैं उसके अंदर वो यूज़ की जाती है। लेवल 1 के अंदर हम HTML को यूज़ करते हैं, लेवल 2 के अंदर कोड 2 होती है, यहाँ पे जो व्यूज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, स्टाइल्स होती है, स्टाइल शीट इशूज़, वो सब कुछ लेवल 2 के अंदर आता है। और लेवल 3 के अंदर एक्चुअल जो लॉजिक होता है, टेक्स्ट होता है, सेव डाटा होता है, वो सब कुछ लेवल 3 के अंदर आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है, देखो पहले तो तुम ट्री क्रिएट करते वक्त डॉक्यूमेंट वर्ड लिखोगे, उसके बाद रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, कोड के अंदर देखो HTML है तो HTML लिख दिया। उसके बाद हेड और बॉडी, दो अलग अलग टाइटल्स HTML के अंदर है तो हेड और बॉडी 2 एलिमेंट लिख लिए। उसके बाद हेड के अंदर क्या है, टाइटल है, और बॉडी के अंदर क्या है, H1 है, तो बॉडी के अंदर टाइटल और H1 एज एलिमेंट लिख दिया। फिर टाइटल के अंदर डाटा क्या है, तो टेक्स्ट है, उसके अंदर टेक्स्ट, और H1 के अंदर टेक्स्ट क्या है, हेडर। सो दैट इज व्हाट वी रिटर्न एज अ डॉम मॉडल। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है, डॉट इनर HTML,
है जो कि डाटा को चेंज करने में मदद करता है, और वैल्यू जो कि वही डाटा को चेंजेस करने में या फिर रीड राइट करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये अगर तुम्हें एक्सेस करना है डॉम को तो थ्रू ऐसे कर सकते हो तुम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि आईडी से तुम उसको एक्सेस करोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यानी कि टैग के नेम से, क्लास के नेम से, या फिर सिंपली नेम के थ्रू भी तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। और राइट टू राइट न्यू टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई नया टेक्स्ट लिखना है तो थ्रू इसके तुम कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद जेक्यूरी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि इवेंट हैंडल करती है, एजेक्स कॉल को हैंडल करती है, एनिमेशन देने में मदद करती है, और क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी को बढ़ाती है तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसको भी तुम सीडीएन कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। सीडीएन मतलब इसकी यूआरएल तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर दोगे, और डाउनलोड मतलब सीधे तुम तुम्हारे लैपटॉप पे इसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, डॉलर सिलेक्टर डॉट एक्शन। अब डॉलर क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जेक्यूरी का, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फंक्शन है वो जेक्यूरी का फंक्शन है। उसके बाद सिलेक्टर क्या होता है, इट इज एचटीएमएल एलिमेंट, कि कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट लिखना है तो दिस लिख सकते हो, अगर तुम्हारा टैग नेम है तो पी लिख सकते हो, अगर तुम्हें क्लास नेम से सिलेक्ट करना है तो डॉट टी, अगर तुम्हें आईडी से सिलेक्ट करना है तो हैशटैग जो भी तुम्हारा आईडी रहेगा वो, डॉट क्लास से सिलेक्ट करना है तो डॉट तुम्हारा जो भी है वो, तो फंक्शन, उसके बाद सिलेक्टर, उसके बाद डॉट एक्शन। एक्शन मतलब क्या, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के अंदर भी मल्टीपल आते हैं, रिमूव हाइड मल्टीपल आते हैं, सो नो इशू विद दैट। यहाँ पे कोड देखो, स्क्रिप्ट डॉलर पी मतलब जो टैग नेम है हमने वो एक्सेस किया, पी टैग एक्सेस किया, डॉट क्लिक फंक्शन ये हाइड करना है तो डॉलर दिस डॉट हाइड हमने लिख दिया, एंड दैट इज व्हाट योर जेक्यूरी टैग्स लाइज, ओके। उसके बाद एंगुलर जेएस क्या होता है, ये भी एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट है उसको रन करने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर भी एक्सप्रेशंस होते हैं, एट्रीब्यूट्स होती है, स्टैग्स, ये भी एचटीएमएल और उसको ईजी करने का काम करता है, इतना समझो। ये मॉडल व्यू आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। मॉडल व्यू मतलब मॉडल क्या करता है, डाटा को मेंटेन करने का या फिर एडिशन करने का काम करता है, व्यू उसको डिस्प्ले करने का काम करता है, और जो कंट्रोलर है वो मॉडल और व्यू के बीच की कनेक्शन को हैंडल करने का काम तुम्हारा कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव्स, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स होते हैं, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। एमवीसी के बाद डायरेक्टिव्स अगर पूछ ले तो एमवीसी क्या होता है, मॉडल व्यू कंटेनर, मॉडल मतलब डाटा को मेंटेन करता है, व्यू मतलब डाटा को डिस्प्ले करता है, और कंट्रोल मॉडल व्यू यानी कि जो कंट्रोल होता है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अगर उसने एमवीसी आर्किटेक्चर पूछ लिया तो उसके बाद डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, एनजी ऐप जो एंगुलर जेएस होता है वो दिखाता है कि भाई ये जो ऐप हमने क्रिएट किया है वो एंगुलर जेएस का एप्लीकेशन है, तो उसके हम एनजी ऐप यूज़ करते हैं। उसके बाद एनजी मॉडल जो भी तुम्हारा आईपी है, सॉरी जो भी तुम्हारा इनपुट है वो तुम्हारे एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशिएट करने के लिए, बाइंड करने के लिए हम एनजी मॉडल यूज़ करते हैं। उसके बाद एनजी मॉडल ऊपर हमने क्या किया, जो तुम्हारा इनपुट फील्ड है वो हमने उसको दिया, अब यहाँ पे हम जो डाटा है, ठीक है, इनर एस्टीमेट का जो भी डाटा है वो हम एनजी बाइंड के थ्रू उसको देते हैं। उसके बाद एनजी कंट्रोलर यानी कि पूरा जो तुम्हारा ये है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एनजी यूनिट यानी कि जो तुम्हारा ऐप डाटा है उसको इनिशियलाइज करने के लिए, और एनजी रिपीट यानी कि अगर तुम्हें कोई डाटा रिपीट करना है तो रिपीट जो एस्टीमेट एलिमेंट है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा एग्जाम्पल रहा एचटीएमएल स्क्रिप्ट, एग्जाम्पल्स की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं आता, ठीक है। और एंगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स में हमने एंगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, वो तुम लिख सकते हो। उसके बाद इंट्रिंसिक इवेंट हैंडलिंग यानी कि जो भी तुम्हारा इवेंट हैंडलिंग है वो तुम एज इट इज टैग के अंदर करते हो, जैसे कि देखो ये H1 ऑन क्लिक कलर इज इक्वल टू रेड। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग इज नथिंग बट जब भी तुम कोई बटन क्लिक करते हो और तुम्हें वेबसाइट के ऊपर कोई चेंजेस करने तो उसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, हमें कुछ भी चेंजेस करने वेबसाइट के अंदर उसके ऊपर तो हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो क्या होता है तुम्हारा इवेंट हैंडलिंग होता है। और इवेंट हैंडलिंग में दो होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक हमने पीछे देखा जो तुमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल वो देखा, वो था एक्सट्रिंसिक वाला। अब इंट्रिंसिक वाला क्या, जो तुम्हारा एचटीएमएल का टैग है उसके अंदर ही लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक के अंदर क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो कलर है वो रेड हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इंट्रिंसिक इवेंट हैंडलिंग, यानी कि जो एचटीएमएल का टैग है उसी के अंदर तुम क्या करोगे, वो जो चेंज करना है तुम्हें इवेंट करना है उसको रन कर दोगे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट बॉक्सेस जो पॉपअप बॉक्सेस आते हैं ना, जैसे कि अगर तुमने कोई फॉर्म सबमिट किया है तो वो आता है कि तुम्हें ये फॉर्म सबमिट करना है कि नहीं, ओके और कैंसिल, दैट इज व्हाट। या फिर कोई ऐसे आता है कि योर फॉर्म इज सबमिटेड, उसके बाद तुम ओके क्लिक करते हो, तो वो होते हैं जावास्क्रिप्ट बॉक्सेस या फिर पॉपअप्स, ठीक है। तो फर्स्ट होता है अलर्ट बॉक्स जिसके अंदर हम तुम्हें आता है ना कि भाई तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, ओके क्लिक करो बाय बाय, सो दैट इज योर अलर्ट बॉक्स। उसके बाद कन्फर्म बॉक्स में तुम चेक करते हो कि ओके है कि नहीं है, जैसे कि तुमने फॉर्म सबमिट करना है कि नहीं, डिड यू वांट टू सबमिट अ फॉर्म, यस और नो, सो यस या फिर नो, ऐसे दो ऑप्शन रहेंगे। और उसके बाद प्रॉम्प्ट के अंदर एक पॉपअप बॉक्स आएगा और उसके अंदर तुम्हें कुछ भी लिखना हो, लाइक राइट हियर एंड सबमिट, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर नेम, तो एक पॉपअप आएगा और वो पूछेगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। जैसे कि साइन इन साइन आउट का पॉपअप आता है हमेशा, सो दैट इज योर जावास्क्रिप्ट बॉक्सेस एंड दिस इज ऑल अबाउट योर 2 यूनिट्स, ठीक है। अब यही कुछ भी पूछ सकता है वो, आई डोंट नो व्हाट इट विल बी आस्क, सो दैट इज व्हाई आई कवर ऑल ऑफ द थियरी, क्योंकि देखो एक्सटर्नल के मन पे होता है वो कुछ भी पूछ लेते हैं, वो नहीं कि कोई क्वेश्चन बैंक है और उसके थ्रू ही वो क्वेश्चन पूछ लेगा, उसको मन करेगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है। सो दैट इज व्हाई वी शुड बी प्रिपेयर ओवरऑल, सो दैट इज व्हाई आवर 2 यूनिट्स आर कवर्ड इन दैट वे। थैंक यू। नाउ लेट्स गो विद द यूनिट 3 फास्ट फॉल। व्हाट इज अ सर्वलेट, सर्वलेट क्या होता है, डेफिनेशन देखो। सर्वलेट एक सर्वर साइड जावा का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लाइंट की रिक्वेस्ट और रिस्पांस को डायनामिकली हैंडल करते हैं थ्रू द HTTP जो तुम्हारा प्रोटोकॉल है उसके थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम क्लाइंट रिक्वेस्ट रिस्पांस को हैंडल करते हैं, ठीक है, डायनामिक रिस्पांस हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, फास्ट एंड एफिशिएंट होता है, सिक्योर होता है, पोर्टेबल होता है, रोबस्ट होता है और सर्वर साइड प्रोसेसिंग करता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब नाउ इसका आर्किटेक्चर भी तुम्हें याद रखना है। पहली बात ब्राउजर क्या होता है, जिसके थ्रू यूजर क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करेगा, वेब सर्वर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, मतलब
उसको चेक करेगा कि कौन से कंटेनर में क्या सेंड करना है। सो दैट इज व्हाट वेब सर्वर इज। उसके बाद सर्वलेट कंटेनर के थ्रू एक स्पेसिफिक जो बीन होती है जावा की, उसके थ्रू तुम्हें जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएट किया जाएगा। सर्वलेट उस रिस्पॉन्स को देखेगा और उसके बाद डाटाबेस से जो भी रिस्पॉन्स है उसको सेंड करके फिर से यूजर को दे देगा। ठीक है, तो देखो क्लाइंट क्या होता है, रिक्वेस्ट को सेंड करता है, वेब सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, सर्वलेट कंटेनर मैनेज करता है सर्वलेट लाइफ साइकिल को, और सर्वलेट क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम करता है। उसके बाद हम आते हैं सर्वलेट लाइफ साइकिल के ऊपर। देखो सर्वलेट जो लाइफ साइकिल होती है वो इनिशियलाइज की जाती है इनिट के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि सर्वलेट लाइफ साइकिल को इनिशियलाइज करना है इनिट के थ्रू। उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसको हैंडल करने का काम करता है सर्विस। ठीक है, यानी कि प्रोसेस के ऊपर जो भी ऑपरेशन करने हैं वो सर्विस मेथड करता है। और अगर तुम्हें पूरा जो सर्वलेट है उसको टर्मिनेट करना है तो तुम्हें डिस्ट्रॉय मेथड यूज करना है। तो पहले तुम क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे सर्वलेट को, फिर प्रोसेस हैंडल करोगे बाय यूजिंग सर्विस, उसके बाद उसको टर्मिनेट करोगे बाय यूजिंग डिस्ट्रॉय मेथड, और उसके बाद जो भी गार्बेज होता है वो जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू बाद में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, पहली बात इनिट मेथड सिर्फ एक बार क्रिएट की जाती है जो कि सर्वलेट को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद सर्विस मेथड जो कि तुम्हारे पोस्ट गेट मेथड्स को हैंडल करने के लिए जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए सर्विस मेथड यूज की जाती है। उसके बाद डू गेट मेथड, यानी कि अगर तुम्हें कोई रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट आने के लिए डू गेट मेथड, और रिक्वेस्ट और जो भी डाटा है उसका जो रिस्पॉन्स है वो जाने के लिए पोस्ट मेथड होती है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड यानी कि जो तुम्हारा सर्वलेट कंटेनर है उसको तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है। सो दैट इज व्हाट योर डिस्ट्रॉय मेथड इज। उसके बाद एग्जांपल प्रोग्राम्स तो छोड़ दो। ठीक है, ये एक बात आ सकता है कि अगर तुम्हें कुछ डाटा रीड करना है तुम्हारे सर्वलेट से तो तुम कैसे कर सकते हो। तो गेट पैरामीटर यानी कि तुम्हें कोई पैरामीटर चाहिए, तो उसके बाद गेट पैरामीटर वैल्यूज यानी कि तुम्हें मल्टीपल पैरामीटर चाहिए, मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए तुम्हारे वेब पेजेस के, मल्टीपल वैल्यूज तुम्हें चाहिए। उसके बाद गेट पैरामीटर नेम्स यानी कि तुम्हें सिर्फ पैरामीटर्स के नेम चाहिए, कितने पैरामीटर्स तुम्हारे अंदर है, कितनी रिक्वेस्ट जा रही है वो अगर तुम्हें चाहिए तो ये वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू रीड डाटा यूजिंग सर्वलेट। तो ये याद रखना, गेट पैरामीटर वैल्यूज, गेट पैरामीटर नेम्स। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें सर्वलेट क्रिएट करना है तो तुम्हें दो फाइल्स क्रिएट करनी पड़नी है, ये याद रखना, HTML की फाइल होती है और सर्वलेट की फाइल होती है, ये तुम याद रख सकते हो, नो इशू विद दैट। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट ऊपर, डायनेमिक कंटेंट। ठीक है, हाँ डायनेमिक कंटेंट मतलब क्या, जो रिस्पॉन्स होता है वो डायनेमिकली दिया जाता है, तो वो एज पर द यूजर रिक्वेस्ट खुद से चेंज करता है, मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसी को, यही तो सर्वलेट का मेन फंक्शन है। ठीक है, उसको रन टाइम पे जनरेट किया जाता है और सर्वलेट डायनेमिक वेब पेजेस को जनरेट करता है बाय यूजिंग जावा। ठीक है, अब जनरेट करने के लिए डायनेमिक कंटेंट को यूज किया जाता है फास्टर प्रोसेसिंग के लिए, इंटरैक्टिव वेब पेजेस के लिए, यूजर फ्रेंडली रिस्पॉन्स के लिए, वो तुम बोल सकते हो वहाँ पे, उसकी कोई चिंता नहीं है। स्टेप्स क्या होती है, क्लाइंट रिक्वेस्ट को सेंड करता है, सर्वलेट उसके ऊपर प्रोसेस करता है, उसके बाद डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और सेंड कर देता है ब्राउजर को। ठीक है, वही प्रोसेस है। उसके बाद हाँ ये मेथड से याद रखना, सेट कंटेंट टाइप मतलब तुम्हारा कंटेंट टाइप क्या है, HTML फाइल है कि PHP फाइल है, कौन सा तुम्हारा कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट है या फिर इमेज है, दैट इज व्हाट सेट कंटेंट टाइप। उसके बाद गेट राइट मतलब तुम्हें अगर तुम्हारे ब्राउजर के आउटसाइड कुछ प्रिंट करना है तो दैट इज अ गेट राइटर फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल को छोड़ दो। उसके बाद सेक्शन ट्रैकिंग इज वन ऑफ द मेन थिंग। सेक्शन ट्रैकिंग मतलब क्या, जो भी तुम्हारा स्टेट या फिर डाटा है उसको ट्रैक करने के लिए, यानी कि अगर तुमने कोई भी वेबसाइट ओपन की तो एक सेक्शन क्रिएट होता है कि भाई हाँ ये एक सेक्शन में इतनी, जब तुम वेबसाइट ऑन करते हो तब से लेकर जब तक तुम वेबसाइट बंद करते हो तब तक एक सेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, और उसके बाद HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस, वो हमने देखा कि वो स्टेटलेस क्यों, क्योंकि हमेशा एक नया सेक्शन क्रिएट किया जाता है तो उसको ट्रैक करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, अब देखो ये किया क्यों जाता है, तो पर्टिकुलर यूजर को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, तुम वेबसाइट को एक बार लॉगिन कर देते हो, तुम लॉग आउट नहीं मारते, और जब भी तुम वो वेबसाइट लॉग ऑन करते हो तो वो अपने आप लॉगिन हो जाता है, तो वो कौन करता है, वो सेक्शन ट्रैकिंग करता है। ठीक है, जो कि यूजर इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए मदद करता है। उसके बाद कुकीज़ के थ्रू हम सर्वलेट के अंदर कौन सी थ्रू सेक्शन ट्रैकिंग की जाती है, तो पहले बात होता है कुकीज़ एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तुम्हारे वेब ब्राउजर के अंदर, तुम देख सकते हो वहाँ पे कुकीज़। ठीक है, कुकीज़ वर्क कैसे करते हैं, तो सर्वलेट क्या होता है, कुकी को एज ए रिस्पॉन्स सेंड करता है, ब्राउजर उस कुकीज़ को स्टोर करता है, और जब भी कोई नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है, यानी कि जब भी यूजर वेबसाइट को ऑन करता है तब वो जो कुकीज़ है वो ऑन हो जाती है, और फिर जो ओल्ड यूजर है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। उसके अंदर भी दो होती है, नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब एक सिंगल सेक्शन के लिए रहती है, और नॉन परसिस्टेंट एक सिंगल सेक्शन के लिए होती है, और परसिस्टेंट थ्रू आउट, जब तक तुम लॉग आउट नहीं मारते वेबसाइट के थ्रू तब तक तुम परसिस्टेंट कुकी तुम्हारे इसमें स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद हाँ वो पूछ सकता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो सिंपल सेक्शन होता है स्टोर्ड एट क्लाइंट साइड, बट डिसएडवांटेज क्या है, ब्राउजर से अगर हमने कुकी डिसेबल कर दी, वहाँ पे आते हैं ना एक्सेप्ट कुकीज, रिजेक्ट कुकीज, अगर रिजेक्ट कर दी तो कोई काम का नहीं है, ये स्टोर्स ओनली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाती है। ठीक है, ये कुछ फंक्शन होते हैं, सेट मैक्स एज, गेट नेम, गेट वैल्यू। ठीक है, तो ये कुकीज़ का नाम लिखाने के लिए, कुकीज़ की वैल्यू लिखने के लिए, सेट नेम यानी कि अगर तुम्हें चेंज करना है, डिलीट करना है, तो ये तुम कुछ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूआरएल राइटिंग के अंदर क्या होता है, यूज व्हेन कुकीज आर डिसेबल्ड, अगर यूजर ने कुकीज डिसेबल्ड कर दी तो तुम्हें यूआरएल राइटिंग यूज करनी पड़ेगी। टोकन मैनिपुलेटर ऐड किया जाता है, जैसे कि देखो फाइल क्वेश्चन यूजर नेम कौन रहेगा, सुमित, यानी कि तुम्हारी वेबसाइट एज इट रहेगी, लेट्स से www.example.com, फाइल फर्स्ट क्वेश्चन मार्क यूजर कौन है, सुमित है, यूजर कॉल भी हो सकता है सुमित विमान, एनीथिंग, सो दैट इज व्हाट योर यूआरएल राइटिंग इज वर्क्स। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज क्या रहेगा, वर्क्स इवन इफ कुकी डिसेबल्ड रहेगा तो भी, और कोई ज़्यादा सबमिशन की जरूरत नहीं होती, बट डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, सिर्फ लिंक्स के थ्रू काम करता है, अगर लिंक्स नहीं होगी तो काम नहीं करेगा, और सेंड्स ओनली टेक्सचुअल डाटा, ये भी टेक्सचुअल डाटा कोई सेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल्स छोड़ दो, कोड एग्जांपल्स छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद हिडन फॉर्म फील्ड मतलब क्या होता है, जब भी तुम कोई फॉर्म भरते हो तुम्हारे पीसी के अंदर या फिर, तो वो एक हिडन बटन वहाँ पे हो जाता है, और जब तुम उस बटन के ऊपर क्लिक कर जाते हो तो वही तो तुम्हारी कुकीज टाइप इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है ऑन द सर्वर साइड। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये सर्वर साइड होता है, इट इज नॉट ऑन द क्लाइंट साइड, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, जैसे कि यूजर सबमिट्स फॉर्म, हिडन वैल्यू सेंड टू सर्वलेट, और सर्वलेट उसको स्टोर करेगा गेट पैरामीटर के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, एडवांटेज सिंपल टेक्निकल्स और कुकीज नहीं लगती, बट डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ फॉर्म्स के थ्रू काम करता है, बिना फॉर्म के ये काम नहीं करेगा, और हिडन वैल्यू कैन बी व्यूड इन पेज सोर्स, जो हिडन वैल्यू है वो पेज सोर्स कोड के थ्रू हम देख सकते हैं, तो यूजर को सस्पिशियस लग सकता है। ठीक है, उसके बाद कोड छोड़ दो,
उसके बाद होता है लास्ट वाला HTTP सेक्शन। HTTP सेक्शन मतलब क्या, जो भी सेक्शन होता है वो सर्वर साइड के ऊपर स्टोर किया जाएगा फिर से थ्रू HTTP। जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो ऑटोमेटिकली कंटेनर के थ्रू क्रिएट कर देगा, मतलब HTTP का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तुम्हारे सर्वलेट के अंदर, ठीक है। ये मोर सिक्योर होता है, सबसे सिक्योर ये होता है, ठीक है। इसके अंदर भी होता है गेट सेक्शन, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। गेट सेक्शन मतलब सेट सेक्शन को क्रिएट करना या फिर रिटर्न करना। उसके बाद सेट एट्रीब्यूट मतलब जो तुम्हारा डाटा है उसको स्टोर करना। गेट एट्रीब्यूट मतलब उसको रिट्राइव करना। अब देखो इसमें सारे एडवांटेजेस सिक्योर ज़्यादा, स्टोर ऑब्जेक्ट एंड सर्वर साइड स्टोरेज होता है, बट डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा मेमोरी लगती है, ज़्यादा तुम्हें सर्वर्स की जो साइड है वो ज़्यादा भर जाएगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारी सर्वर है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। बट मोस्टली ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर होता है, बट मोस्टली यूज़ की जाती है कुकीज़, ठीक है। ओके, दैट इज़ योर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को हम स्किप करेंगे क्योंकि कोड तो लिखने को नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद JDBC यानी कि हम डाटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर्वलेट के थ्रू। तो सर्वलेट के अंदर डाटा स्टोरेज होता है खुद का भी, और उसको हम सीधे कनेक्ट कर सकते हैं MySQL के साथ। उसके लिए हम API यूज़ करते हैं। JDBC को API के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ये कोई स्पेसिफिक ऐसे डाउनलोड नहीं किया जाता, API है, एप्लीकेशन इंटरफेस, ठीक है। एप्लीकेशन P फॉर आई डोंट नो व्हाट, एप्लीकेशन इंटरफेस API, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि SQL क्यूरीज को हैंडल करता है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स याद रखना। पहले होता है पैकेजेस को इंपोर्ट करना, जो भी रिलेटेड पैकेजेस है JDBC के अंदर उसको इंपोर्ट करना। उसके बाद लोड JDBC ड्राइवर, जो भी JDBC के ड्राइवर्स है उनको लोड करना। उसके बाद क्रिएट कनेक्शन, जो तुम्हारा JDBC है और सर्वलेट है उसके बीच में कनेक्शन क्रिएट करना। उसके बाद स्टेटमेंट्स क्रिएट करना, फिर क्यूरीज लिखना और क्यूरीज को रन करना, और उसको कनेक्शन को क्लोज करना। फिर से एक बार याद रख लो, पैकेजेस को इंस्टॉल करो, JDBC ड्राइवर्स को लोड करो, उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करो, उसके बाद स्टेटमेंट्स को क्रिएट करो, क्यूरीज को रन करो और कनेक्शन को क्लोज मार दो, खत्म। कौन से पैकेजेस है, .SQL, .Servlet, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर्वलेट कॉन्करेंसी, ठीक है। सर्वलेट कॉन्करेंसी मतलब क्या, देखो मल्टीपल रिक्वेस्ट को सिंगल टाइम पे हैंडल करा जाता है। मतलब देखो एक यूज़र तो वेबसाइट यूज़ नहीं करेगा, थाउजेंड ऑफ यूज़र एक साथ वेबसाइट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए थ्रेडिंग यूज़ की जाती है, तो उसको कॉन्करेंसी कहते हैं, यानी कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना है सेम टाइम, ठीक है। उसको कैसे किया जाता है, सर्वलेट कंटेनर क्रिएट्स ओनली वन सर्वलेट इंस्टेंस, यानी कि एक सिंगल सर्वलेट इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है एक वेबसाइट के लिए, और उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं, और हर थ्रेड के लिए मल्टीपल चीज़ें रन की जाती है, सर्विसेज, डू गेट, डू पोस्ट, एट, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है कॉन्करेंसी के अंदर, थ्रेड सेफ्टी इशूज, थ्रेड सेफ्टी के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। मतलब देखो अगर एक यूज़र ने यहाँ से एक बटन दबाया और यूज़र ने दूसरा बटन दबाया दूसरे यूज़र ने, तो वो रिस्क कंडीशन शुरू हो जाएगी ना, किस यूज़र की रिक्वेस्ट में पहले हैंडल करूँ, ये एक प्रॉब्लम है। डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा भी बदल जाता है मोस्टली। उसके बाद रॉन्ग आउटपुट भी कभी कभी जनरेट हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। थ्रेड सेफ्टी तो हो गया। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कॉन्करेंसी, हाँ देखो थ्रेड इज अ सिंगल एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जो कि एक सिंगल इसको यूज़ करता है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन करना। उसके बाद थ्रेडिंग भी हमने देखा, वही कि थ्रेड्स क्रिएट करो, उसके अंदर ये मेथड्स होती है, सर्विस, डू गेट, डू पोस्ट, ठीक है। उसके बाद थ्रेड इशूज हमने देखे कि मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, तो जो रेस कंडीशन है वो जनरेट हो सकती है, इनकरेक्ट आउटपुट हो सकता है क्योंकि सेम वेरिएबल्स को हम आउट एडिट करते हैं। तो अब देखो हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन जो उसका सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। ये क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये क्या चेक करता है कि जो तुम्हारा करंट वर्किंग सेक्शन है उसके अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड रन हो और दूसरे थ्रेड क्यू के अंदर स्टोर हो जाए या फिर वेट करे, सो दैट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन वर्क्स। एंड ये एक लॉक मैकेनिज्म को यूज करता है, करंट सेक्शन को लॉक कर देता है जब उसके अंदर जो एक स्पेसिफिक थ्रेड घुस जाए तब। ये तुम थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग जो जावा के अंदर होती है वही थ्रेडिंग यहाँ पे है, और कोई इसके अंदर आउट ऑफ बाउंड सिलेबस नहीं है, ठीक है। सो दैट इज योर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ XML इंट्रोडक्शन। XML क्या होता है, इट इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए मदद की जाती है, ठीक है। ये HTML की तरफ ही दिखता है, बट इसके अंदर क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है, ना कि शो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सटेंसिबल होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगा, स्टोर्स डाटा इन ट्री स्ट्रक्चर के अंदर डाटा सिमिलर है यार HTML के थ्रू, सिमिलर है, इसका रेफरेंस हम देख लेंगे, बट सिमिलर HTML के। बट सिर्फ HTML के अंदर क्या होता है, जो डाटा लिखा जाता है वो वेबसाइट के ऊपर दिखता है, और इसके अंदर जो डाटा लिखा जाता है वो स्टोर किया जाता है। ये क्या है, स्टोरेज, ठीक है। ये क्या यूज डाटा स्टोरेज, डाटा शेयरिंग करना, वेब सर्विसेज को लगाना, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखो XML और HTML का डिफरेंस वो पूछ सकते हो। तो XML डाटा स्टोर करता है, HTML डाटा को डिस्प्ले करता है। XML के अंदर यूजर डिफाइंड टैग्स किए जाते हैं और HTML के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स भी होते हैं, यूजर डिफाइंड टैग्स नहीं होते, ठीक है। XML के अंदर केस सेंसिटिव होता है, HTML के अंदर नॉन केस सेंसिटिव। उसके बाद स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रहेगा, यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहेगा, यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होता है, यहाँ पे वेब पेजेस होते हैं। यहाँ पे XML के अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं है क्योंकि डाटा स्टोर करे, कोई मजाक नहीं करे, और HTML के अंदर स्टाइलिंग होती है जिससे वेब पेज अच्छा दिखे, ठीक है। अब सिंटैक्स रूल क्या होता है, इसके अंदर रूट एलिमेंट होना चाहिए, टैग्स मस्ट बी क्लोज टैग होने चाहिए, ठीक है। केस सेंसिटिव होनी चाहिए, प्रॉपर नेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, और एट्रीब्यूट देनी चाहिए। अगर टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। लाइक दिस इज द एग्जांपल, XML वर्जन 1.0 एनकोडिंग तुम्हें अगर उसने बोला कि बता भाई कैसे लिखना है, तो ये तुम्हें लिखना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। जो इसके अंदर स्टूडेंट है वो एक रूट एलिमेंट है और बाकी के तुम्हारे चाइल्ड एलिमेंट्स एंड दैट आई होप यू अंडरस्टैंड थ्रू HTML, ठीक है। एडवांटेजेस बता दोगे तुम। डिसएडवांटेज क्या है, वर्बोस लार्ज साइज क्रिएट होता है, बिगिनर्स के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्रिएट करना, और बाइनरी फॉर्मेट जिसकी जेसन स्टोरेज है उससे काफी स्लो है, ठीक है। अब नीड क्या है, देखो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं डाटा के, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाटा को स्टोर करने के लिए मोस्टली जो तुम्हारा XML है वो यूज़ किया जाता है, और APIs को सपोर्ट करने के लिए ऐसे मल्टीपल उसकी नीड है। बट इतना याद रखो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन करने के लिए, डाटा के बीच में इंटीग्रिटी रखने के लिए, और डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में रखने के लिए, या फिर वेब सर्विसेज APIs को कॉल करने के लिए तुम्हें XML को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद ट्री स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक ट्री स्ट्रक्चर रहेगी, चाइल्ड के अंदर सब चाइल्ड, वो एज इट इज जैसे HTML का डॉम होता है वैसे ही, ठीक है। इसके अंदर भी डॉम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो कॉलेज स्टूडेंट रूट, कॉलेज का एक रूट है, स्टूडेंट उसके अंदर एक चाइल्ड है, और नेम एज वो सब चाइल्ड है तुम्हारे स्टूडेंट के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट
सिंटैक्स रूल्स भी हमने देख लिया कि टैग्स आर केस सेंसिटिव, टैग्स के अंदर प्रॉपर्ली कोर्स होना चाहिए, रूट एलिमेंट होना चाहिए, उसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यूज तीज होनी चाहिए, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद XML विद CSS, XML के अंदर भी CSS लिखी जाती है, ठीक है, जो कि ब्राउजर के अंदर अगर तुम्हें बहुत अच्छा दिखाना है तो वो तो तुम्हें उसको ऐसे दिखाना है XML स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS, ऐसे तुम उसको लिख सकते हो, ठीक है। और CSS फाइल के अंदर कोड लिख सकते हो जैसे नॉर्मल HTML के अंदर लिखते हो वैसे। XML नेम स्पेसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो पूछे कि XML नेम स्पेस क्या होता है तो देखो XML के अंदर भी नेम कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेट्स से अभी एग्जांपल देखो, वाई XML नेम स्पेसेस आर नीडेड। देखो अगर यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट नेम राहुल और एम्प्लॉय है, यानी कि तुम्हारा एक XML का फाइल है, उसके अंदर स्टूडेंट भी है और एम्प्लॉय भी है। अब स्टूडेंट का भी अंदर नेम है और एम्प्लॉय के अंदर भी नेम है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दोनों के अंदर नेम टैग है, और अगर दोनों के अंदर नेम टैग है तो XML उसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। वो एम्प्लॉय की जगह पे स्टूडेंट का भी नेम दे सकता है और किसी का भी नेम वहाँ पे डाल सकता है। सो दैट इज वॉट अ प्रॉब्लम इन XML। तो XML क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, इसके अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। और इट इज डिफाइंड यूजिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URL जो होती है उसके अंदर URI होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, उसके थ्रू हम इसको करते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रूट XMLNLS, जो XMLNS है उसको हम नेम स्पेस कहते हैं, तो उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने दो नेम स्पेस लिए, H यानी कि www.school.com और E एक कंपनी है, तो school.com के लिए हमने क्या किया, स्कूल के लिए H लिया, E के लिए हमने कंपनी एम्प्लॉय के लिए E लिया। तो देखो जब भी तुम H डबल डॉट स्टूडेंट लिखोगे तब तुम्हें जो H है सिर्फ स्टूडेंट वाला जो नेम है वो होगा, और E लिखोगे तो एम्प्लॉय वाला नेम है, ये XML समझ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अ नेम स्पेस। देखो वैसे XML H डिफरेंट नेम स्पेस फॉर स्कूल, E फॉर कंपनी, ठीक है। जब भी H रहेगा बिगिनिंग में तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो निकाल देगा, H और E नेम आया तो भी, E मतलब एम्प्लॉय का नेम, H मतलब स्कूल का नेम या फिर जो तुम्हारा स्टूडेंट है उसका नेम, दैट इज वॉट, ठीक है। टाइप्स भी होते हैं उसके अंदर, डिफॉल्ट नेम स्पेस यानी कि सबके लिए वो यूज़ किया जाता है, प्रीफिक्स्ड नेम स्पेसेस जो कि H वाला हमने देखा, देखो डिफॉल्ट यानी कि यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं लगता, सिर्फ XMLNS लिखोगे और वो हो जाएगा। प्रीफिक्स नेम स्पेस के अंदर तुम प्रीफिक्स लिखते हो, ठीक है। सो दैट इज योर XML नेम स्पेसेस। नेक्स्ट डॉम बेस्ड XML प्रोसेसिंग, यहाँ पे भी डॉम स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है XML डॉक्यूमेंट्स को ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू मॉडिफाई या फिर एक्सेस करने के लिए। इसके अंदर पहले क्या होगा, XML फाइल होगी, उसके अंदर डॉम पार्सर होगा, डॉम पार्सर इसके अंदर चेंजेस करेगा, ट्री स्ट्रक्चर इन मेमोरी, जो भी डाटा तुम्हारे ट्री स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर होगा और उसको हम एक्सेस कर सकोगे उस ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू। तो पहले क्या होगा, XML फाइल, उसके बाद डॉम पार्सर, उसके बाद ट्री स्ट्रक्चर, उसके बाद एक्सेस मॉडिफाई नोड्स, ठीक है। उसके बाद फीचर्स क्या है, लोड्स कंप्लीट XML इनटू मेमोरी, जो तुम्हारा कंप्लीट XML उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है ट्री। उसके बाद नेविगेट करने के लिए होता है सपोर्ट रीड, उसके अंदर भी वही होते हैं तुम्हारे, हाँ, प्रोसेसिंग स्टेप्स। पहले तुम XML फाइल को प्रोसेस करो, फिर डॉम स्ट्रक्चर को स्टोर करो, उसके बाद एक्सेस करो उसको बाय मल्टीपल मेथड्स, मॉडिफाई करो, रीड करो, जो तुम्हें करना है वो करते रहो, ठीक है। कॉमन जो मेथड्स होती है वही गेट डॉक्यूमेंट बाय एलिमेंट, गॉट डॉक्यूमेंट बाय टैग नेम, गेट नोड वैल्यू, अपेंड चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड। सो दिस आर द डॉम मेथड्स। गेट डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्या करेगा, रूट नोड को डालेगा, गेट एलिमेंट्स क्या करेगा, टैग नेम के थ्रू एलिमेंट्स को लेगा, गेट नोड वैल्यू मतलब यहाँ पे क्लास और आईडी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डॉम भी हो गया, वो तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई ट्री स्ट्रक्चर देता है, मॉडिफिकेशन देता है, इजी टू यूज कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है, हाँ भाई ज़्यादा मेमोरी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, स्लो, क्योंकि स्लो रहेगा, ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, स्लो रहेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, XML ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक XML फाइल को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। लेट्स XML को HTML में करना है, XML को टेक्स्ट में करना है, XML में अनदर स्ट्रक्चर में करना है, तो दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन लाइज, ठीक है। क्यों नीड करना है, तो XML को अगर तुम्हें ब्राउजर के ऊपर लगाना है तो XML से दिखेगा नहीं, HTML लगाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें उस डाटा फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है, इसलिए XML ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड है। उसको कौन करता है, XML एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन, XSLT एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन ये करने का काम करता है, जो क्या करता है XML डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने का काम करता है। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, XML फाइल जो कि डाटा को स्टोर करती है, XSL जो कि रूल और स्टाइल को स्टोर करती है, और XSLT प्रोसेसर जो कि इंजन रहेगा जिसके अंदर हम सारे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, XML प्लस XSL यानी कि जो तुम्हारा XML फाइल है और जो तुम्हारा XSL फाइल है उसके अंदर यानी कि एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन फाइल, उसको कंबाइन करके XSLT प्रोसेसर के अंदर भेजा जाता है, वो प्रोसेसर उसको चेंज करता है और एज आउटपुट तुम्हें दे देता है, ठीक है। सो दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद XML डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन यानी कि जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफॉर्मेशन यानी कि जो तुम्हारा XML स्ट्रक्चर है उसका मीनिंग क्या है वो यहाँ पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, इंटरनल DTD और एक्सटर्नल DTD। इंटरनल DTD मतलब क्या, वो जो टैग रहेगा उसके अंदर ही लिखा जाएगा, और एक्सटर्नल DTD मतलब एक सिंगल फ्लाइट क्रिएट की जाएगी, ठीक है, डॉट DTD यूज़ करके। नाउ देखो हम कैसे लिखते हैं इंटरनल DTD को, देखो यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट टाइप, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, डॉट एलिमेंट स्टूडेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट है वो क्या है, स्टूडेंट है, नेम एज। उसके बाद डॉट एलिमेंट नेम, नेम क्या है यहाँ पे PC डाटा है, एज क्या है PC डाटा है, PC मतलब पार्सर C डाटा। सो दैट इज हाउ यू कैन सी इट कि ये तुम लिख सकते हो, हैशटैग PC डाटा लिखना ही एक टाइप का क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद अब जो तुम्हारा एक्सटर्नल DTD है वो, अब एक्सटर्नल DTD में तुम क्या करोगे, डॉक टाइम रूट सिस्टम स्टूडेंट डॉट DTD यानी कि जो तुम्हारा XML फाइल है उसके अंदर इसको कॉल करोगे और फिर एक डॉट DTD फाइल लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, डॉक्यूमेंट टाइप स्टूडेंट सिस्टम स्टूडेंट डॉट DTD, ये अलग से फाइल क्रिएट की है और उस फाइल को तुमने उसके अंदर ये लिख दिया है, जैसे कि डॉट एलिमेंट नेम क्या है PC डाटा है, एज क्या है PC डाटा है। सो दैट इज व्हाट योर इंटायर XML DTD लाइज, ठीक है। उसके बाद XML स्कीमा, ये भी वही काम करता है जो DTD करता है, बट ये क्या करता है, काम को ईजी कर सकता है, स्ट्रक्चर को ईजिली ये दिखा देता है। XML स्टैंड फॉर XML स्कीमा डेफिनेशन, ठीक है, मतलब XML स्कीमा डेफिनेशन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। मोर पावरफुल एंड DTD, पावर DTD है और कुछ नहीं। देखो
जहाँ यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्सेस स्कीमा XMLNS एक्सेस, यानी कि वही लिखा नेम स्पेस के थ्रू हम लिख रहे हैं, एक्सेस थ्रू हम लिख रहे हैं, एक्सेस सीक्वेंस, एक्सेस क्या है यहाँ पे एलिमेंट, एक्सेस यहाँ पे क्या है सीक्वेंस, एक्सेस कम्प्लेक्स टाइप वही लिख रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप भी दिखा सकते हैं, XML फॉर्मेट भी दिखा सकते हैं, केस सेंसिटिव है कि नहीं वो दिखा सकते हैं, मिन मैक्स पैटर्न दिखा सकते हैं। सिर्फ क्या लिखना है एक्सेस, और उसके बाद टाइप क्या है, मतलब क्या तुम दिखा रहे हो, एलिमेंट है, सीक्वेंस है, कम्प्लेक्स टाइप है, दैट इज योर एंटायर XML स्कीमा इज दैट। सो व्हाट इज बेटर XML स्कीमा, ठीक है। तो डिफरेंस भी आ सकता है कि वो पूछ सकता है कि XML स्कीमा बेटर क्यों है। तो देखो XML स्कीमा एक सपोर्टेड होता है, डाटा टाइप यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, सिंटैक्स XML बेस्ड होता है, जो DTD होता है उसका सिंटैक्स अलग ही हो जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी भी वो छोड़ दो, वो XML स्कीमा की ज़्यादा है। देन वैलिडेशन पावर, XML ज़्यादा वैलिडेट करना है। उसके बाद नेम स्पेसेस का सपोर्ट भी XML स्कीमा देता है, हाईली एक्सटेंसिबल होता है तुम्हारे जो तुम्हारा XML है स्कीमा है वो, इसलिए वो प्रेफर किया जाता है ओवर द DTD, ठीक है। वो गया तुम्हारा XML स्कीमा। उसके बाद होता है तुम्हारा XML एलिमेंट्स। XML एलिमेंट्स इज नथिंग बट द एलिमेंट्स व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ML, जो भी टैग्स रहेंगे उसके अंदर जो भी कंटेंट रहता है वो होता है एलिमेंट्स, जैसे कि एलिमेंट कंटेंट एलिमेंट हो गया तुम्हारा एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एम्प्टी, नेस्टेड एलिमेंट, रूट एलिमेंट। एम्प्टी मतलब जो खाली होता है, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, और रूट मतलब जो मेन एलिमेंट है वो। उसके बाद XML एट्रीब्यूट्स, XML एट्रीब्यूट्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी एलिमेंट एट्रीब्यूट, अब ये एलिमेंट क्या है, ये एक वैल्यू है, ठीक है। जिसके एग्जांपल में देखो स्टूडेंट ID = 101, ID 101 क्या एट्रीब्यूट है, ठीक है। या फिर नेम भी एक एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू है राउट, सो दैट इज योर एट्रीब्यूट्स। उसके बाद XML एंटिटीज मतलब क्या, स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर शॉर्टकट्स यूज की जाती है तुम्हारे डाटा के अंदर XML को ज़्यादा इजीली दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो तुम्हारा लेटर है उसको तुम लिख सकते हो एंटर GT, लोअर दैन उसको लिख सकते हो एंड LT। जिसके एग्जांपल में देखो यहाँ पे लिखा है मैसेज 5 इज लोअर दैन 10 इज एम्परसेंड 10 इज ग्रेटर दैन 5, तो उसको लिख सकते हो 10 5 इज लेस दैन 10 एंड 10 इज ग्रेटर दैन 5। अब मुझे नहीं पता ये कॉम्प्लेक्स करने के लिए किया है कि सॉल्व करने के लिए, आई डोंट नो, बट दैट इज व्हाट इट इज डू। बट ये क्यों किया जाता है, जब भी ब्राउजर इसको पार्स करता है तब ये यूज़ किया जाता है। जो भी XML पार्सिंग एरर्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और प्रीडिफाइंड XML स्टैंडर्ड्स के थ्रू इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद PC डाटा दैट इज पास्ट कैरेक्टर डाटा, जो कि XML पार्सर्स के थ्रू रीड और एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू भी इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है तुम्हारे एलिमेंट्स के इनसाइड को, उसको हम PC डाटा कहते हैं। जैसे कि नेम राहुल, नेम तो राहुल क्या है, PC डाटा है। उसके बाद सी डाटा यानी कि कैरेक्टर डाटा, ये इसको XML जो पार्सर होता है वो उसको प्रोसेस नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं PC डाटा के अंदर, जैसे कि एग्जांपल के अंदर देखो इफ A लेस दैन B एंड B लेस दैन C, ये क्या हो गया, सी डाटा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सी डाटा हो गया, और इसको जो पार्सर होता है वो नॉर्मली इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब PC डाटा और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो पास्ट एंड XML पार्सर नॉट पास्ट। स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं किए जाते पास्ट के अंदर, और सी डाटा के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट टाइप होता है, यहाँ पे रॉ टेक्स्ट या फिर कोड हमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं AJAX के ऊपर, फास्ट फॉरवर्ड। AJAX इज नथिंग बट असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। AJAX एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बस एक कॉम्बिनेशन HTML का, DOM का, CSS का, इन सब का, और उसको कंबाइन करके हम क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं जो कि फास्ट ऑफ ऑल चीज़ों को करने में मदद करता है। अब देखो क्या होगा, जो ब्राउजर होता है वो रिक्वेस्ट थ्रू करता है थ्रू इंटरनेट, ठीक है। एज XML HTTP रिक्वेस्ट हो जाती है सर्वर को, सर्वर उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और वो सेट कर देता है ब्राउजर को, नथिंग इज मोड। देन हाउ AJAX वर्क्स, पहले तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारा इवेंट है, मतलब यूजर कोई भी बटन क्लिक करेगा तो इवेंट जनरेट होगा वेब पेज के अंदर। उसके बाद XML रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी सर्वर को, फिर जो XML रिक्वेस्ट है उसका ऑब्जेक्ट सेंड किया जाएगा, पहले तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंड किया जाएगा वेब सर्वर को। उसके बाद सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट, फिर जो सर्वर है वो प्रोसेस को रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो जो रिस्पॉन्स है वो फिर से वेब पेज को सेंड करेगा, और फिर से वो जावास्क्रिप्ट उस रिस्पॉन्स को रीड करेगी, और जो भी प्रॉपर एक्शन, यानी कि अगर बटन पे लिखा है, बटन क्लिक करने पे पूरे वेब पेज का कलर व्हाइट से डार्क हो जाए तो वो डार्क हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट AJAX वर्क्स। इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जावास्क्रिप्ट, DOM, CSS और XML HTTP रिक्वेस्ट, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यही याद रख लेना कि AJAX की टेक्नोलॉजीज कौन सी है, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, DOM और XML HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद रियल टाइम एग्जाम्पल्स जैसे कि गूगल मैप्स हो गए, गूगल सजेस्ट हो गया, जीमेल हो गया, उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद कैसे वर्क करता है, XML HTTP रिक्वेस्ट कॉल बैक मेथड को रन करता है, वो ज़्यादा HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू, फिर जो भी लॉजिक है वो रन किया जाता है और वो एज XML डाटा तुम्हें मिलता है इन अ ब्राउजर, ठीक है। दैट इज व्हाट यूर AJAX वर्क्स इज हैबल्स। देन AJAX प्रोसेसिंग स्टेप्स, वही मैंने बोला ऊपर, वही है यहाँ पे, बस यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रन किया जाता है, वो ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज योर AJAX ओवरऑल असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, asynchronous JavaScript and XML, ठीक है। सो दैट इज योर AJAX, दिस इज फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूनिट नंबर 4, दैट इज जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस एक टेक्नोलॉजी सर्वलेट की जैसी है, सर्वलेट के ऊपर ही काम करती है, बट इसमें क्या होता है, HTML इंडिकेट किया जाता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है और डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। उसके बाद डिफरेंस पूछ सकते हैं, डिफरेंस क्या है, JSP कंपाइल करता है, सर्वलेट उसको जनरेट करता है, यानी कि सर्वलेट जनरेट करता है किसी भी कंपोनेंट को और JSP उसको सिर्फ रन करता है। सर्वलेट फास्ट होता है, JSP स्लो होता है। सर्वलेट के अंदर कंट्रोलर होता है, यानी कि सर्वलेट एक कंट्रोलर है और JSP सिर्फ एक व्यू है तुम्हारे मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद सर्वलेट के अंदर कस्टम टैग्स नहीं होते, प्रीडिफाइंड टैग्स ही होते हैं, और JSP के अंदर कस्टम टैग्स होते हैं। सर्वलेट के अंदर हार्ड होता है कोड करने के लिए और JSP के अंदर ईजी होता है, इतना तुम डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद एक ये याद रखो कि सिंटैक्स कैसा है, तो देखो तुम ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे डॉट डॉट देके तुम कुछ भी लिख सकते हो। कमेंट लिखने के लिए तुम्हें बीच में डबल डैश लिखनी पड़ती है। स्क्रिप्टेड के अंदर तुम सीधे लिखते हो जावा कोड। उसके बाद एक्सप्रेशन के अंदर तुम्हें इक्वल टू साइन के बाद लिखना पड़ता है। डिक्लेरेशन के अंदर तुम जो तुम्हारा उल्टा वो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है उसका साइन, और डायरेक्टिव लिखना है तो @ अब डायरेक्टिव भी 3 होते हैं, पेज डायरेक्टिव इंक्लूड टैग लिप, ठीक है। यानी कि जो भी तुम्हें डायरेक्टिव चेंजेस करने हैं वो, जैसे कि अभी पेज डायरेक्टिव जिसके अंदर जो भी लो लेवल कन्फिगरेशन होती है, जैसे कि लैंग्वेज क्या है, पैकेजेस क्या है, सेक्शन कंट्रोल क्या है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद इंक्लूड के अंदर जो भी पैकेज इंपोर्टेशन करना है या फिर कुछ भी इंपोर्ट करना है वो तुम्हें इंक्लूड करना है, तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
ट्रांसलेशन टाइम के वक्त ये क्रिएट किया जाता है कॉपी फ्रॉम वन टू अनदर पेज, यानी कि एक पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसे तुम्हें डाटा को दूसरे पेज के अंदर कॉपी करना है तो इंक्लूड तुम यूज करोगे। उसके बाद टैग लिब टू क्रिएट टैब्स, यानी कि जो भी तुम्हारे टैग्स है उसको क्रिएट करने के लिए जेएसटी का यूज करके, यानी कि तुम्हें एक स्पेसिफिक टैग क्रिएट करना है वो, ठीक है। सो दैट इज योर डायरेक्टिव्स। उसके बाद और ये देख सकते हो तुम डायरेक्टिव्स कैसे लिखते हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फास्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब जेएसपी लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या, जो तुम्हारा जेएसपी ओनली फर्स्ट टाइम सिर्फ पहली बार किया जाता है जब तुम जेएसपी को रन करते हो, जो तुम्हारा जेएसपी पेज है सर्वलेट के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि जहाँ पे जेएसपी डॉट हेलो डॉट जेएसपी उसको तुम कन्वर्ट करोगे हेलो डॉट जेएसपी डॉट जावा के अंदर। उसके बाद कंपाइलेशन, कंपाइल करोगे, यानी कि डॉट जावा फाइल इज कंपाइल्ड, यानी कि फिर क्लास क्रिएट होता है जब भी तुम कंपाइलेशन करते हो, तो वैसे ही हेलो डॉट जेएसपी जावा से तुम्हें मिलता है हेलो डॉट जेएसपी क्लास। उसके बाद क्लास लोडिंग, जो क्लास होता है वो मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है जिससे कि एग्जीक्यूशन करने में मदद हो, क्लास लोडर उसको वो लोड करने में काम करता है। उसके बाद इंस्टेंशिएशन, यानी जो क्लास है उसके लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, जो भी यूजर को करना है उसके लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे इंस्टेंशिएशन के अंदर। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के अंदर इनिट कॉल किया जाएगा और इनिट के अंदर जो भी तुम्हारी जो रिक्वेस्ट वगैरह है वो सेंड की जाएगी, जो भी रिसोर्सेज वो अलोकेट किए जाएंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग डॉट जेएसपी सर्विस के थ्रू ये क्रिएट जाता है, इस पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेट करने का काम किया जाता है। और डिस्ट्रॉय मतलब अभी तुम्हें जेएसपी शट डाउन करना है तो डिस्ट्रॉय मेथड तुम यूज करोगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। जेएसपी एक्शंस, जो भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, उसको जेएसपी एक्शंस या फिर टेम्पलेट्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे लिखा @include, तो इंक्लूड क्या होगा, एक एक्शन हो गया जिसके अंदर क्या करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज के अंदर कॉपी करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जावा मीन्स एक जावा क्लासेस को स्टोर किया जाता है एक बीन फॉर्मेट के अंदर, और उन क्लासेस को हम अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं जावा मीन्स, ठीक है। ये पब्लिक क्लास होते हैं, नो आर्गुमेंट, यानी कि यहाँ पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिए जाते क्लासेस के अंदर प्री डिफाइंड, यानी कि यूजर देगा वो आर्गुमेंट। उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स के अंदर भी इसको हम यूज करते हैं और सीरियलाइजेबल के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जेएसपी विद एमवीसी, जेएसपी बाय डिफॉल्ट एक मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर है, ये तो याद रखना है। अब ये क्यों है, देखो जो तुम्हारा जावा बीन्स है वो एक मॉडल है, व्यू कौन है तुम्हारा जेएसपी, और कंट्रोल तुम्हारा सर्वलेट है, ये एज इट इज वर्क करता है, इसलिए एमवी को फॉलो करता है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट को लेता है, उसके बाद उसको जावा बिन के थ्रू फुलफिल करता है, और फिर जो सेंड किया जाता है डाटा जेएसपी को, और जेएसपी सिर्फ उसको दिखाने का काम करता है, ना कि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है, इसलिए वो व्यू है। काम कौन कर रहा है, यानी कि मॉडल को बाइंडिंग कौन कर रहा है, तुम्हारा सर्वलेट, इसलिए वो वो कंट्रोलर है, और मॉडल कौन है, तुम्हारी जावा बेस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जेएसपी विद एमवीसी। नाउ जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि जेडीबीसी, यानी कि जो तुम्हारा जावा है उसको तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वही आप लिखा है। तो पहले तुम क्या करोगे, जो पैकेजेस है उसको इंपोर्ट करोगे, ड्राइवर्स को लोड करोगे, उसके बाद कनेक्शन को स्टैब्लिश करोगे, उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको क्रिएट करोगे, क्यूरीज रन करोगे, प्रोसेस करोगे रिजल्ट को, और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दोगे, ठीक है। पहले ये बार फिर से समझो, तुम क्या करोगे, जो भी पैकेजेस है नीडेड उसको उसको इंपोर्ट करोगे, ड्राइवर्स को लोड करोगे, उसके बाद कनेक्शन को स्टैब्लिश करोगे, स्टेटमेंट्स क्रिएट करोगे, क्यूरीज लिखोगे, उसके बाद प्रोजेक्ट को प्रोसेस करोगे रिजल्ट को, और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दोगे। दैट इज योर एंटायर प्रोसेस, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरफेस क्या रहेंगे, ड्राइवर जो कि डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने में काम करता है, कनेक्शन मतलब जो एक्चुअल में सेक्शन क्रिएट हुआ है वो, उसके बाद स्टेटमेंट जो एसक्यूएल की क्यूरीज है वो, प्रीपेड स्टेटमेंट, यानी कि अगर तुमने ऑलरेडी कहीं से स्टेटमेंट उठाया है तो वो प्री कंपाइल्ड वाले, ठीक है, और रिजल्ट सेट, यानी कि कौन सा रिजल्ट सेट तुम्हें दिखता है वो, ठीक है। नाउ ईजेबी इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्राइज जावा बेस, इसके अंदर सर्वर साइड कंपोनेंट होता है, वही हमने जो देखा जावा बेस, इसके अंदर भी क्लासेस रहेंगे, सर्वर साइड रहेगा, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी स्केलेबिलिटी के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो जाएगी ईजेबी कंटेनर के अंदर, कंटेनर एक स्पेसिफिक बीन को सिलेक्ट करेगा और उसके थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करके डीबी के अंदर उसको स्टोर कर देगा। उसमें भी 3 टाइप्स के बीन्स होते हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल और सिंगलटन। स्टेटफुल मतलब क्या, क्लाइंट स्टेट इज मेंटेन, यानी कि जो क्लाइंट की स्टेट होती है वो मेंटेन की जाती है, उसका सेक्शन मेंटेन किया जाता है, और स्टेटलेस के अंदर क्या रहेगा, नहीं मेंटेन होगा, और सिंगल मतलब पूरे इंस्टेंस के लिए सिर्फ एक ही जो तुम्हारा इंस्टेंस है वो दिया जाएगा। सो दैट इज सेक्शन बिन, स्टोर बिजनेस लॉजिक। उसके बाद एंटिटी बिन, जिसके अंदर एक्चुअली में डाटा टाइप स्टोर किया जाता है, जो कि अभी जेपीए के थ्रू रिप्लेस किया जाता है, वो यूज नहीं किया जाता। उसके बाद मैसेज ड्रिवन बिन, जिसके अंदर असिंक्रोनस मैसेजिंग स्टोर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं स्ट्रट्स। स्ट्रट्स क्या होते हैं, ये एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है फिर से, जो कि वही करेगा, एक डायनामिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, मॉडल मोबाइल फ्रेंडली रहेगा, वही है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग इसकी इंपॉर्टेंट है, पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो जाती है एक्शन सर्वलेट के अंदर। एक्शन सर्वलेट क्या करता है, सेंट्रल कंट्रोलर, जो कि डिसाइड करता है कि कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है, जिसको structs.config.xml फाइल के थ्रू किया जाता है। उसके बाद एक्शन फॉर्म, यानी कि जो भी वैलिडेशन है या फिर जो भी इनपुट है यूजर के, उसको एक्सेस किया जाएगा एक्शन फॉर्म के अंदर। उसके बाद एक्शन क्लास, जो कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और इंटरैक्ट करता है तुम्हारे मॉडल के थ्रू। उसके बाद मॉडल लेयर के अंदर जो भी डाटाबेस है उसके साथ इंटरेक्शन किया जाएगा। एक्शन फॉरवर्ड, जो भी एक्शन है वो जेएसपी के थ्रू फॉरवर्ड की जाएगी एक्सएमएल नेक्स्ट, ठीक है, जेएसपी को, और फिर जेएसपी को, यानी कि उसको जेएसपी के थ्रू दिखाया जाएगा ओवरऑल सबको। सो फिर से एक बार समझो, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा एक्शन सर्वलेट को, एक्शन सर्वलेट कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है वो चूज करेगा, फिर जो एक्शन फॉर्म है उसको भेजा जाएगा, एक्शन फॉर्म वैलिडेट करेगा यूजर ने क्या भेजा है, क्या वो सही है कि नहीं। उसके बाद वो जाएगा एक्शन क्लास के अंदर, एक्शन क्लास क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम करेगा। उसके बाद मॉडल लेयर के अंदर जाएगा, यानी कि जो इंटरेक्शन है डाटाबेस के साथ वो क्रिएट किया जाएगा, एक्शन को फॉरवर्ड किया जाएगा, और उसके बाद जेएसपी डिस्प्ले डाटा किया जाएगा। दैट इज व्हाट ओवरऑल इज। उसके बाद स्टड्स कॉन्फ़िगरेशन, स्टड्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मल्टीपल फाइल्स यूज की जाती है, कॉन्फ़िगर करा जाता है। web.xml जिसके अंदर हाउ रिक्वेस्ट इज प्रोसेस, रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस किया है। उसके बाद struct.xml मॉडिफिकेशन करने होंगे फाइल में, वो structs.config.xml यानी कि जो लिंक रहेगी उसके अंदर, और उसके बाद struct.properties यानी कि जो भी डिफॉल्ट चेंज करने हैं वो।
उसके बाद एक्शंस क्या होती है, हैंडल यूजर रिक्वेस्ट, जो भी यूजर रिक्वेस्ट होती है उसको हैंडल करने के लिए तुम्हें एक्शंस यूज करनी पड़ती है। एग्जीक्यूट मेथड यहाँ पे यूज की जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूट मेथड को यूज किया जाता है। प्लेन ऑब्जेक्ट जावा कोड होता है यहाँ पे वो जो, ठीक है। उसके बाद इंटरैक्शन, इंटरैक्शन मतलब ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट बिफोर आफ्टर एक्शन, यानी कि एक्शन होने के पहले और बाद में जो भी चीज़ें होती है या फिर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है उसको हम इंटरैक्ट कहते हैं। जो वैलिडेट करता है, फाइल अपलोड करता है, लोडिंग करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, पैरामीटर इंजेक्शन करता है तुम्हारे किसके अंदर, क्या होता है स्ट्रक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट टाइप, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं आफ्टर एक्शन, जो भी एक्शन तुमने किया है उसके बाद तुम्हें मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे कि डिस्पैचर, डिस्पैचर मतलब तुम जेएसपी को फॉरवर्ड करो, रिडायरेक्ट मतलब किसी अनदर एक्शन पे तुम वापस चले जाओ। उसके बाद चेन, चेन रिएक्शन क्रिएट करो एक्शंस की। उसके बाद स्ट्रीम, फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एचटीटीपी हेडर्स, तुम्हें सेट ऑफ हेडर्स मिलेगा वो तुम एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद वैलिडेशन, स्ट्रक्ट के अंदर वैलिडेशन होता है, इनपुट करेक्ट है कि नहीं वो देखा जाता है यहाँ पे। इसके अंदर एक्सएमएल वैलिडेशन देखा जाता है, अगर एक्सएमएल वैलिडेशन होगा तो वो नो एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद प्रोग्रामेटिक जो होता है वैलिडेशन वो किया जाता है, अगर प्रोग्रामेटिक वैलिडेशन आएगा तो उसको ओवरराइड किया जाता है, नए स्टेप के ऊपर अपन चले जाते हैं। और एनोवेशन बेस्ड, जैसे कि इंटीजर ईमेल वो करेक्ट है कि नहीं वो वैलिडेट किया जाता है। उसके बाद लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर देखो तुम्हारे मल्टीपल वेबसाइट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो सकती है, लोकल लैंग्वेज के लिए अलग हो सकती है। तो ये मल्टीपल लैंग्वेज को, रिसोर्सेज बंडल्स को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले मैसेज इन मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज को एक सिंगल मैसेज को मल्टीपल लैंग्वेज में दिखाने का काम लोकलाइजेशन करता है। इसके अंदर रिसोर्स बंडल्स होते हैं, लोकल स्विचिंग होती है, मैसेज फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल डॉट प्रॉपर्टी जो फाइल होती है उसको यूज करके लोकलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि एक्सेप्शन मैपिंग और इंटरसेप्टर के थ्रू किया जाता है। जो इंटरसेप्टर रहेगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को कैच करेंगे, मैपिंग उसको मैप करेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा एज एरर मैसेज, ठीक है। उसके बाद एनोवेशंस, एनोवेशंस नथिंग बट स्ट्रक्ट हैज एनोवेशन बेस्ड क्वेश्चन यूजिंग व्हिच वी अचीव जीरो कन्फिगरेशन, यानी कि आप देखो जो नेम स्पेसेस रहेंगे, रिजल्ट्स रहेंगे उसको हम एनोवेशंस के थ्रू देखते हैं, यानी कि वैलिडेशंस के थ्रू हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही है, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बाद में देखेंगे। सो दैट इज योर एंटायर स्टड्स। नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द वेब सर्विसेज। व्हाट इज द वेब सर्विसेज और वो, ठीक है। देखो वेब सर्विसेज क्या होता है भाई, क्लाइंट सर्वर के थ्रू एक वेबसाइट दिखाता है, वही होता है तुम्हारा वेब सर्विसेज। जैसे कि ओटीपी जनरेशन, क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन सिस्टम, वेदर फॉरकास्ट सिस्टम, एनी वेबसाइट का एग्जांपल दे दो वो वेब सर्विस हो गई, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स याद रखना, इसके बारे में अभी हमें देखना है। पहले होता है वेब सर्विस डिस्कवरी एंड पब्लिकेशन, यूडीडी है। उसके बाद वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन, डब्ल्यूएसडीएल। उसके बाद एक्सएमएल बेस्ड मैसेजिंग यानी कि सोप, और उसके बाद होता है डाटा लेवल डिस्क्रिप्शन, दैट इज एक्सएमएल। ये होती है तुम्हारे वेब सर्विसेज के कंपोनेंट्स, यूडीडी है, सोप, डब्ल्यूएसडीएल और एक्सएमएल, ठीक है। अब वहीं हम देखते हैं कंपोनेंट्स को एक एक करके, ठीक है। हाउ डज दिस वर्क कैसे करता है, तो एक्सएमएल टू टैग द डाटा, एक्सएमएल हम क्या करता है डाटा को स्टोर करता है, सोप मैसेज को ट्रांसफर करता है, और डब्ल्यूएसडीएल उस सर्विस को अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करके बता देता है। देखो पहली बात है सोप, सोप क्या होता है, सिंपल एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि कम्युनिकेशन करने के लिए क्रिएट किया गया है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं जो भी डाटा है उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, सिंपल एंड एक्सटेंसिबल होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। आई होप सोप समझ गए। उसके बाद डब्ल्यूएसडीएल, इट इज नथिंग बट अ वेब सर्विस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं जो भी वेब सर्विस उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करना है वो दिखाते हैं। मतलब कोई भी अगर HTML की फाइल है तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, उसके अंदर ये इट इज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग हाउ टू इंटरफेस विद XML बेस्ड सर्विसेज, XML बेस्ड सर्विस को कैसे एक्सेस करना है, ये सब कुछ WSDL यानी कि वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस किया जाता है। उसके बाद UDDI यूनिवर्सल डिस्कवरी डिस्क्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है XML बेस्ड जो स्टैंडर्ड डिस्क्राइबिंग की जाती है कि जो XML है उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, उसको कैसे एक्सेस करना है, उसको कैसे पब्लिश करना है, कौन से फाइल सर्विसेज के थ्रू ये किया जा रहा है, ये UDDI के अंदर किया जाता है। ये भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ओपन फ्रेमवर्क होता है, ये सोप के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। इसके बाद ये इंटरफेस को चेक करता है कि ये क्या है, मतलब क्या है ये XML का डाटा, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी डिस्कवरी क्यों की गई, उसके बाद इंटीग्रेशन ये कैसे करता है, वो सब कुछ UDDI के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो टाइप के वेब सर्विसेज होते हैं, पहले होता है सोप बेस्ड और रेस्ट बेस्ड। जो सोप बेस्ड होता है वो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, वही हमने बोला अभी तक, ठीक है, बाय यूजिंग सोप यू इंटीग्रेट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशंस एक्सेट्रा, वही है वो। और वही जो तुम्हारी एवरी एप्लीकेशन सर्व सोप रिक्वेस्ट, जो सोप रिक्वेस्ट होती है वो WSDL फाइल के अंदर रिक्वेस्ट की जाती है, फिर जो WSDL फाइल है वो XML के अंदर चेक करती है और ऐसे वो सोप का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल किया जाता है, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, WS सिक्योरिटी, वेब सर्विस को सिक्योरिटी देने का काम से सोप करता है और लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है। और डिसएडवांटेज क्या है, स्लो है और WSDL इंडिपेंडेंट है। अब हम आते हैं रेस्टफुल वेब सर्विसेज के ऊपर, यानी कि रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर, इसके अंदर भी वही किया जाता है जो सोप करता है, बट ये क्या होता है फास्ट होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है, कैन यूज सोप, यानी कि इसके अंदर हम सोप को यूज कर सकते हैं। इसको हम फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के थ्रू समझ जाएंगे ताकि तुमको भी ईजी जाएगा, ठीक है। देखो सोप क्या होता है, एक प्रोटोकॉल है और रेस्ट एक स्टाइल है, आर्किटेक्चर है, ठीक है। इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल सोप का, ठीक है, वो तो फुल फॉर्म है। उसके बाद सोप कांट यूज रेस्ट बिकॉज इट इज अ प्रोटोकॉल, ठीक है। सोप रेस्ट को यूज नहीं कर सकता, बट रेस्ट क्या है वो सोप को यूज कर सकता है क्योंकि सोप एक प्रोटोकॉल है और रेस्ट एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, दैट इज वाई। उसके बाद सोप डिफाइन स्टैंडर्ड्स, सोप सिर्फ एक स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है और रेस्ट डज नॉट डिफाइन टू मच, यानी कि रेस्ट के अंदर भी स्टैंडर्ड्स है बट उतने भी नहीं है जितने सोप के अंदर है। सोप के अंदर खुद की सिक्योरिटी होती है और रेस्ट के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी मैनर्स यूज किया जाता है। उसके बाद सोप मोर बैंडविड्थ उसको लगती है और रेस्ट के लिए कम लगती है। रेस्ट आर मोर प्रेफर्ड देन सोप, जो रेस्ट होता है वो बहुत यूज किया जाता है, सोप किसी काम का नहीं है, ऐसे समझ लो। सो दैट इज योर एंटायर अबाउट यूनिट नंबर 4। नाउ लेट्स गो विद द यूनिट नंबर 5 फास्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पहली बात PHP एक हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, एक लैंग्वेज है, बस फीचर्स लिख लो। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, फैमिलिटी विद सिंटैक्स। उसके बाद डाटाबेस सपोर्ट होता है, एरर रिपोर्टिंग होती है, वेब सर्वर सपोर्ट होता है, ये सब कुछ है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लूजली टाइप लैंग्वेज है, एम्बेडेड है, ओपन सोर्स है, ये उसके यही ऊपर लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये HTML के साथ इम्बेड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसके बाद इंटीग्रेटेड है यानी कि पाइथन की तरह है, ठीक है। ये सब कुछ होता है तुम्हारे PHP के अंदर, ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स क्या है, क्वेश्चन मार्क PHP, हाँ वो जो एक्सटर्नल आएगा ना वो कुछ भी पूछ सकता है, इट इज़ नॉट कि मैंने जो बोला है वही पूछेगा, इसलिए पूरा सिलेबस कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद
एक सिंपल एग्जांपल, तुम HTML की फाइल लिखो, उसके अंदर सिर्फ लिखो डॉलर PHP इको हेलो वर्ड, वो जो तुम्हारा PHP का जो तुम्हारा पेज है उसके अंदर हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल तुम कैसे लिखते हो, डॉलर लगाते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर, डॉलर TXT, अब वो हो गया वेरिएबल, जो भी तुम्हारा डॉलर TXT वो हो गया वेरिएबल। जैसे कि यहाँ लिखा है डॉलर TXT w3schools.com, ठीक है। उसको तुम प्रिंट भी कर सकते हो एज इट इज इको आई लव डॉलर TXT, ठीक है। देखो वेरिएबल डॉलर N1 क्या एक वेरिएबल है, डॉलर N2 एक वेरिएबल है, उसको अंदर इंटरप्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे वेरिएबल लिख देना क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, डायनेमिक, ओके। उसके बाद PHP वेरिएबल स्कोप, इसके अंदर 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। लोकल मतलब जो लोकल यूज किया जाएगा तुम्हारे क्लास के अंदर या फिर फंक्शन के अंदर, ग्लोबल मतलब ग्लोबल वेरिएबल, और उसके बाद स्टैटिक मतलब सिर्फ जो मेमोरी है वो एलोकेट की जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, दैट इज व्हाट, ठीक है। जिसकी यहाँ पे एग्जांपल लिखा है डॉलर एक्स इज इक्वल टू लोकल स्कोप, यहाँ पे फंक्शन के अंदर है तो वो लोकल स्कोप है, फंक्शन के बाहर है तो वो ग्लोबल स्कोप है, दैट इज ज़्यादा कुछ बकचोदी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ग्लोबल कीवर्ड, अगर तुम ग्लोबल को एक्सेस करना चाहते हो तो तुम्हें ग्लोबल लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कैसे भी एक्सेस कर लिया, ग्लोबल डॉलर एक्स डॉलर वाई, सो यू कैन सी, मतलब देखो PHP के अंदर तुमने ऊपर लिख दिया है और वो ग्लोबल नहीं है तो तुम उसको ग्लोबल बना सकते हो यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एनीथिंग। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स वही होते हैं जो तुम्हारे इसके अंदर होते हैं, वही है, इक्वल टू आइडेंटिकल वही है, बस डॉलर एक्स मतलब वेरिएबल है ना, डॉलर एक्स इक्वल टू डॉलर वाई, यानी एक्स इक्वल टू वाई है कि नहीं, बस वही है। ग्रेटर दैन नॉट इक्वल टू वही ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी वही रहेंगे, असाइनमेंट सारे ऑपरेटर्स सेम रहते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर कंडीशंस एंड लूप्स होते हैं, तो कंडीशंस के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स इसको बोलते हैं स्पेसिफिकली। उसके अंदर होता है कंडीशनल, इफ एल्स इफ लैडर, वो तो तुम्हें पता है क्या करता है, और लूप स्टेटमेंट जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप होता है इसके अंदर, ये एक याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंटैक्स इफ एल्स क्या लिखोगे, इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स एल्स वही, जैसे कि आप लिखा है डॉलर PHP डॉलर n इक्वल टू 5, अगर डॉलर n इज डिवाइडेड बाय 2 यानी कि यहाँ पे ऑड इवन चेक करें तो सिंपल कोड है वही है। उसके बाद एल्स इफ चेक करेगा, उसके अंदर इस इफ के अंदर नया ऐड किया जाएगा। उसके बाद स्विच केस, हाँ स्विच केस इंपॉर्टेंट होता है, देखो इसका स्विच होगा, एक्सप्रेशन होगा, उसके अंदर केस रहेगी, उसके बाद केस के अंदर जो भी तुम्हें प्रिंट करना है वो, उसके बाद ब्रेक, फिर से दूसरी केस, और लास्ट में डिफॉल्ट के अंदर इको, और जो लास्ट में क्या रहेगा ब्लू, देखो लास्ट के अंदर भी स्विच के अंदर क्या रहेगा जो तुम्हें डिफॉल्ट प्रिंट करना है वो, सो दैट इज ऑफ योर स्विच केस बॉक्स, ठीक है। वही है यार, सब कुछ वही है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद वाइल लूप वही, वाइल कंडीशन इज ट्रू, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड वही है, सिंपल वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। उसके बाद डू वाइल लूप, डू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, फॉर लूप भी होता है वही, फॉर लूप तो उसका वैसे ही रहेगा C++ की तरह, देखो डॉलर एक्स इक्वल टू 0, डॉलर एक्स लेस देन इक्वल टू 10, डॉलर एक्स प्लस प्लस, क्या डिफरेंस इसमें, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच लूप भी होता है डॉलर अरे एज वैल्यू, यानी कि इसका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होता है, जैसे कि यहाँ पे डॉलर कलर्स उसकी वैल्यू, तो हम जब कोई की वैल्यू पेयर यूज़ करना चाहते हैं तब उसको हम फॉर ईच लूप के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद फंक्शन वही करता है, एक कोड ऑफ ब्लॉक है जो कि मल्टीपल चीज़ें एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो फंक्शन नेम और उसके अंदर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। पैरामीटराइज्ड फंक्शन मतलब उसके अंदर पैरामीटर्स रहेंगे, देखो वो एज इट इज तो पूछेगा नहीं, बट तुम्हें याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कोई कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। रिटर्निंग वैल्यू, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, देखो रिटर्न स्टेटमेंट भी इसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद डायनामिक फंक्शन कॉल्स भी इसके अंदर रहेंगे कि तुम्हें फंक्शन को कॉल करना है, जैसे कि डॉलर FH इक्वल टू हेलो, तुम उसको भी कॉल कर सकते हो, दैट इज अ फंक्शन कॉल भी यहाँ पे होता है। उसके बाद स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इसके लिए मल्टीपल फंक्शंस है, जैसे कि स्ट्रिंग str लेंथ, यानी कि तुम्हारी स्ट्रिंग तो वैसे ही देखो जैसे वेरिएबल दिए थे, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ देता है, वर्ड काउंट देता है, रिवर्स भी कर सकता है स्ट्रिंग REV, यानी कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना, स्ट्रिंग पोज यानी कि जो तुम्हारी पोजीशन है किसी भी डाटा की वो सर्च करके देगा, स्ट्रिंग रिप्लेस यानी कि किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है वो, ये सब कुछ होता है तुम्हारे PHP के अंदर, ठीक है। उसके बाद एरेज एंड फंक्शंस, एरेज वही होंगे तुम्हारे जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे जिसके अंदर मोर देन वन एरे होता है, ठीक है। इंडेक्स एरे को तुम ऐसे लिख सकते हो, डॉलर कार्ड्स इज इक्वल टू एरे, सीधा एरे वर्ड लिखो और उसको ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद इंडेक्स एरेज, उसको भी सेम लिखा जाता है क्योंकि वही है वो, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव एरे, यहाँ पे की वैल्यू पेयर क्रिएट की जाती है, और की वैल्यू पेयर देखो कैसे क्रिएट की जाएगी, डॉलर एज इज इक्वल टू एरे ट्विटर, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया जाएगा, उसके बाद वो ग्रेटर देन का साइन, एज इट इज यू कैन मेथड्स डू दैट इन द एसोसिएटिव एरे, ठीक है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिखोगे डॉलर स्टार्स एरे और उसके अंदर 2 एरे क्रिएट करोगे, सिंपल। उसके बाद फंक्शंस भी होते हैं, प्रिंट, एक्सट्रैक्ट, पुट, वॉश, सॉर्ट, असॉर्ट, यानी कि एरे के ऊपर कुछ भी लगा देने का, तो उसको फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होती किसी लैंग्वेज के अंदर वो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एरे डॉलर A एप्पल B, या बिग एसोसिएटिव एरे, और प्रिंट आर किया डॉलर A, तो प्रिंट आर मतलब रिवर्स प्रिंट करो, तो पहले एप्पल का A प्रिंट कर दिया, बनाना का B प्रिंट कर दिया, बनाना कर दिया, ठीक है। सो दैट इज वॉट यूर फंक्शंस ऑन एरे। सॉर्ट करना, एरे को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट लगा सकते हो, ऐसे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, इतनी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्म हैंडलिंग यहाँ पे की जाती है, ये याद रखो फॉर्म हैंडलिंग कैसे की जाती है। तो वही यहाँ पे देखो फॉर्म एक्शन इक्वल वेलकम डॉट PHP, एक्शन के अंदर देखो HTML के अंदर लिखा जाएगा फॉर्म टैग के अंदर लिखा जाएगा फॉर्म एक्शन के अंदर वेलकम डॉट PHP, यानी कि PHP का फाइल, और उसके बाद मेथड होता है पोस्ट, यानी कि गेट भी हो सकता है, और वेलकम डॉट PHP के अंदर तुम उसको कॉल करोगे, जैसे कि डॉलर पोस्ट लिखा है T1, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था नेम T1, तो उसको तुम वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। गेट मेथड भी वहाँ पे होती है, नो इशू, वही एक्शन और वो, ठीक है। हाँ, गेट कब यूज़ करना है और पोस्ट कब यूज़ करना है वो देखो। गेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे विजिबल जो होता है मीडिया वो पब्लिक होता है, और पोस्ट के अंदर सबको विजिबल नहीं होता, ठीक है। और गेट के अंदर लिमिट्स होती है कि कितनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, और जो पोस्ट होता है उसके अंदर नो लिमिट है, ठीक है। सो इट इज मोस्ट यूज, ठीक है, बिकॉज द वेरिएबल्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द URL, इट इज पॉसिबल बुक मार्क द पेज, तो पोस्ट के अंदर हम पेजेस को बुक मार्क भी कर सकते हैं और गेट के अंदर नहीं कर सकते, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद कुकीज़ हमने ऑलरेडी देखा है पिछले इसमें, तो कुकीज़ वही होता है, बट यहाँ पे PHP के अंदर सिर्फ उसका सेक्शन डिफरेंट है, की सेट कुकी नेम अमृत टाइम, उसके बाद ऐसे तुम कुकीज़ को सेट कर सकते हो। उसके बाद मॉडिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग
सेट कुकी फंक्शन, ठीक है, नथिंग इज डिफरेंट इन दैट। आई होप्स सेक्शंस भी वही है जो तुम्हारे इसके अंदर थे कि एक यूज़र जब भी वेबसाइट के ऊपर जाता है तो सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, वही पीएचपी का सेक्शन होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, बस यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो याद रख लेना कि सेक्शन स्टार्ट क्या होता है, सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और सेक्शन डिस्ट्रॉय भी होता है, देखो सेक्शन अनसेट यानी कि सेक्शन के अंदर सारे वेरिएबल्स निकाल दो और सेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दो। सो दैट इज योर एंटायर पीएचपी कुकीज एंड सेक्शन। उसके बाद होता है तुम्हारा माई एसक्यूएल के साथ कनेक्शन। उसका भी तुम्हें क्या करना पड़ता है, पहले तुम्हें कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, लोकल होस्ट और रूट वो सब कुछ देना पड़ता है। उसके बाद कनेक्शन चेक करना पड़ता है कि वो वैलिडेट है कि नहीं, फिर कनेक्शन चेक करने के बाद तुम क्यूरीज लिखते हो और वो एज इट इज रन हो जाता है। सो दैट इज योर एंटायर पार्ट अबाउट पीएचपी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मुड़ते हैं वेब एंड एक्सएमएल डब्ल्यूएमएल के ऊपर, क्योंकि पीएचपी के ऊपर आई होप कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेन क्वेश्चन इसी पे आ सकते हैं क्योंकि ये थियरी पार्ट है, पिछले वाला थोड़ा सा कोड पार्ट था तो वो एक्सटर्नल ऐसे पार्ट्स को मोस्टली स्किप मारता है, ठीक है। तो वेब मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, मतलब देखो अगर तुम्हें कोई भी जो चीज़ है वो तुम्हें मोबाइल के ऊपर एक्सेस करनी है, फिर मोबाइल फ्रेंडली चीज़ों के ऊपर एक्सेस करनी है, इसलिए वेब यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल जैसे इसका पर्पस क्या है, टू इनेबल इजी फास्ट डिलीवरी ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू मोबाइल यूजर्स। मोबाइल यूजर्स को फास्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये यूज़ किया जाता है वेबसाइट के एक्सेस करने के लिए। अब इसका वर्किंग देख लो, वेब यूज़र एजेंट यानी कि जो वेब है वो जो मोबाइल है उससे वो ऑन करेगा, फिर जो रिक्वेस्ट है वो सेंड की जाएगी इनकोडर को, जो इनकोडिंग रिक्वेस्ट है वो इनकोडर इनकोड करेगा और सीजीआई जो स्क्रिप्ट्स होती है उसको सेंड करेगा, फिर जो कंटेंट है उसके थ्रू उसको रिस्पॉन्स किया जाएगा सर्वर के थ्रू, फिर डिकोड करके प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर डिकोड करके रिस्पॉन्स को भेज दिया जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट द वर्किंग। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या होता है, सारे जो लेयर्स होते हैं ना एप्लीकेशन टीसीपी आईपी के, वो फिजिकल लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, सिक्योरिटी लेयर, ट्रांजेक्शन लेयर, सेक्शन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट और फिजिकल लेयर होता है उसके अंदर टीसीपी आईपी, उसके बाद सिक्योरिटी लेयर जो उधर टीएलएस और एसएसएल होता है, एचटीटीपी के अंदर सेक्शन लेयर और ट्रांजेक्शन लेयर, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट के अंदर एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। तो वेब आर्किटेक्चर के अंदर वही लेयर्स होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेब, यानी कि वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वर्किंग सॉरी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि मोबाइल की और उसके अंदर फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए चीज़ है, ठीक है। उसके बाद वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज जो कि वेब बेस्ड है, वेब की जो स्पेसिफाइज है उसको लिखने के लिए वेब वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम कोड लिखते हैं, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। वाइल वेबसाइट्स आर रिटन इन एचटीएमएल, जो वेब होते हैं साइट्स होती है वो डब्ल्यूएमएल के अंदर लिखी जाती है और जो वेबसाइट्स होती है वो एचटीएमएल के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। डब्ल्यूएमएल पूरा सिमिलर है एचटीएमएल के थ्रू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसका, एक मिनट। देखो वही है तुम्हारा टैग्स एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे भी वही है, पी को टेस्ट टैग, 8 मतलब हाइपरलिंक टैग, डू मतलब एक्शन टैग, गो मतलब गो टू डब्ल्यूएमएल पेज, इनपुट यानी कि इनपुट यूजर टेस्ट, प्रीवियस, वही है। देखो स्ट्रक्चर देखो सिमिलर एज यूजुअल योर व्हाट यूर से एचटीएमएल, ठीक है, वही है। बट यहाँ पे एक्सएमएल वर्जन लिखा जाता है और डॉक्टर भी यहाँ पे डब्ल्यूएमएल है, एचटीएमएल का डब्ल्यूएमएल है, नथिंग इज बिग डील यहाँ पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद डब्ल्यूएमएल स्क्रिप्ट्स, वायरलेस मार्कअप स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके भी अंदर भी एक लैंग्वेज स्क्रिप्ट होती है, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो कि डब्ल्यूएमएल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ये अलग से एक लैंग्वेज है जो कि डब्ल्यूएमएल के थ्रू ही दिखती है, जिसके अंदर ऑपरेटर्स और वो होता है। डब्ल्यूएमएल स्क्रिप्ट सपोर्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे कि अरिथमेटिक, कंपैरिजन। उसके बाद जो कंट्रोल स्टेटमेंट रहेंगे, इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ये स्टेटमेंट उसके अंदर रहेंगे। इज नथिंग अनदर थिंग, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट को ये दिखाता है। एप्लीकेशन कौन से होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, शॉपिंग एक्सेट्रा, ये सब कुछ होता है तुम्हारे किसके अंदर, वेब के अंदर। आई होप वेब के अंदर तुम समझ गए, वेब और डब्ल्यूएमएल। वेब मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल और डब्ल्यूएमएल मतलब वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद ASP.NET, ASP.NEट इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क जो कि C# के ऊपर बेस्ड है। हिस्ट्री को छोड़ दो, ठीक है, हिस्ट्री नहीं पूछेंगे। हाँ, आर्किटेक्चर वो देखते हैं, वो हम अपन देखते हैं। पहली बात तो .NET आर्किटेक्चर के अंदर 3 चीज़ें होती है। पहला होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, उसके बाद होता है क्लास लाइब्रेरी और उसके बाद लैंग्वेजेस, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है उसके अंदर और CLI इज अ प्लेटफॉर्म डॉट इन आर्किटेक्चर ऑन विच जो तुम्हारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है उसके अंदर जो भी तुम्हारे C# के कोड्स है वो रन किए जाते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया, लैंग्वेज कंपाइलर, ये सब कुछ कौन करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम करता है। उसके बाद क्लास लाइब्रेरी, यहाँ पे जो भी क्लास लाइब्रेरी है, देखो C# के अंदर भी क्लास जनरेट होता है जैसे कि जावा के अंदर होता है, क्योंकि जो C# है वो C++ और जावा का कॉम्बिनेशन करके बनाई गई है, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्लास लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड फंक्शन दैट कैन बी यूज फॉर द कोर पर्पस, यानी कि जो भी क्लासेस और जो फंक्शन इसके अंदर होते हैं वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर के अंदर लैंग्वेजेस होती है, लैंग्वेजेस के अंदर भी फिर से क्या होगा, विन फॉर्म्स, दिस इज यूज फॉर डेवलपिंग फॉर्म बेस्ड, विन फॉर्म्स मतलब फॉर्म्स के ऊपर यह बनाया जाता है। ASP.NEट मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस जो कि सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए रहेगा, यानी कि ये मल्टीपल टाइप ऑफ लैंग्वेज रहेंगे और उसमें से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो दैट इज योर आर्किटेक्चर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, क्लास लाइब्रेरी और लैंग्वेजेस। जो तुम्हारा ये होता है क्या बोलते हैं उसको, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये क्या होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म की जाती है, कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो भी तुम्हारे क्लासेस है उसको क्रिएट किया जाता है और मेथड ऑफ फंक्शन को रन किया जाता है। और उसके बाद लैंग्वेज के अंदर कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है एज पर द नीड वो होता है, जैसे कि विंडोज फॉर्म्स, ASP.NEट, ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ C# भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका जो कोड होता है ना ये सब चीज़ों में यूज़ की जाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओ, वेब एप्लीकेशन बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, सब चीज़ों पे तुम्हें जो बनाना है, जो तुम्हारे मुंह में आए वो बोल देना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल सिमिलर होता है तुम्हारे जावा से, बस इतना ही है कि यूजिंग सिस्टम, उसके बाद नेम स्पेस होता है C++ की तरह, ठीक है। इट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ C++ एंड जावा विच मेक्स इट मोर काइंड ऑफ इंप्रेसिव, लाइक है ना। देखो यहाँ पे यूजिंग सिस्टम है जो कि तुम्हारे इसमें होता है जावा के अंदर,
और नेम स्पेस है जो कि C++ के अंदर है। यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम यानी कि जो पब्लिक क्लास होता है वो, उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन जो कि जैसे कि तुम्हारे इसके अंदर होता है जावा के अंदर, और सिर्फ यहाँ पे कोई console.write line लिखोगी जो तुम्हें प्रिंट करना है वो, ये हो गया उसका एग्जाम्पल, इज नथिंग बट एनीथिंग, ठीक है। वही है यूजिंग सिस्टम यानी कि पैकेज इंपोर्ट करना, नेम स्पेस मतलब जो तुम्हारा C++ का नेम है वो, क्लास प्रोग्राम मतलब पब्लिक क्लास जावा के अंदर होता है वो, स्टैटिक वॉइड मेन यानी कि फंक्शन है, मेन फंक्शन है, और console.write तुमने पुट करने के लिए लिखा है, ठीक है। वेरिएबल्स वही रहेंगे डबल, और ये इसके अंदर जो तुम्हारा वेरिएबल होता है वो जावा और C++ की तरह लिखा जाता है, जैसे कि इंट वेरिएबल इक्वल टू 10 ऐसे लिखा जाएगा, नथिंग बट, ठीक है। जैसे कि आप देखो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जॉन, वैसे इंट x इक्वल टू 5 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूजर इनपुट लिखने के लिए गेट console.readline होता है, जैसे कि आप console.writeline होता है या फिर console.readline होता है, नथिंग अनदर। ऑपरेटर्स वही रहेंगे तुम्हारे, अरिथमेटिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी रहेंगे, इफ एल्स वही है, सिमिलर वही है। उसके बाद लास्ट एक्टिव सर्वर पेजेस यानी कि ASP.NET एक फ्रेमवर्क है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर MVC आर्किटेक्चर, इसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट मॉडल्स है, वेब फॉर्म्स, MVC, वेब पेजेस, API। देखो तुम जब C# इंस्टॉल करोगे ना, तुम यू विल रियलाइज C# इज अ ब्रोडर, वेरी ब्रोडर, यू कांट इवन अंडरस्टैंड एंटायर C#, ठीक है, बहुत ब्रोडर है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे वही है, क्लाइंट ब्राउजर मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है और वेब एप्लीकेशन इसको रन करता है, ठीक है। ASP. इंट्रोडक्शन ये C# के ऊपर बेस्ड होता है, विजुअल बेसिक .NET और JScript और J# के ऊपर भी ये बेस्ड होता है, ठीक है। वही इसका इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। और ये लॉट ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स, बहुत सारे डेवलपमेंट मॉडल्स इसके अंदर होते हैं, वेब फॉर्म्स, MVP, वेब पेजेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऐसे मल्टीपल जो इंट्रोडक्शन ये कोई नहीं पूछेगा, बट अगर इतना ही उसने पूछ लिया कि ASP.NET में कौन से मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, तो ASP.NET वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, ASP.NET वेब फॉर्म्स यानी कि वेबसाइट जो फॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है उसके लिए, उसके बाद ASP.MVC जो मॉडल व्यू कंट्रोलर पे बेस्ड है, उसके बाद वेब पेजेस जिसके अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है वो, और ASP.NEट API जिसके अंदर वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं वो। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद होता है ASP.NET की लाइफ साइकिल होती है जो कि 2 फेजेस में होती है, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और उसके बाद होती है पेज लाइफ साइकिल। जो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर रिक्वेस्ट फेज और रिस्पॉन्स होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बाय द नेम। रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिक्वेस्ट फेज में जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा रिस्पॉन्स पेज के थ्रू, ठीक है। उसके बाद पेज लाइफ साइकिल, यहाँ पे होता है पेज रिक्वेस्ट सेज की जाती है, उसके बाद स्टार्ट किया जाता है, इनिशियलाइजेशन किया जाता है तुम्हारे ASP.NET पूरे स्ट्रक्चर का, उसके बाद लोड किया जाता है तुम्हारी क्लास को, उसके बाद पोस्ट बैक किया जाएगा, इवेंट हैंडलिंग करी जाएगी, उस इवेंट को रेंडर किया जाएगा डाटा के साथ, और अनलोडिंग, लोड को अनलोड कर देना, बस खत्म। फिर से एक बार समझो, पेज रिस्टार्ट यानी कि पेज रिक्वेस्ट सेंड किए, मतलब जो यूज़र है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर तुम्हारे C# को जो फ्रेमवर्क है ASP.NET उसको स्टार्ट किया जाएगा, इनिशियलाइज किया जाएगा, उसके बाद लोड किया जाएगा इनटू मेमोरी, उसके बाद पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग डन की जाएगी, रेंडर किया जाएगा और उसके बाद अनलोड किया जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक, बाय। ASP.NEट मल्टीपल बेसिक कंट्रोल्स इसके अंदर होते हैं, जैसे कि बटन कंट्रोल्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल्स के ऊपर, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स के ऊपर कंट्रोल्स होते हैं। देखो हाइपरलिंक कंट्रोल, मतलब जो भी HTML के अंदर टैग्स होते हैं ना उसको कंट्रोल करने के लिए C# लिखी जाती है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद ASP.NEट वेब सर्विसेज, मल्टीपल वेब सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, क्रिएटिंग वेब सर्विस, क्रिएटिंग प्रॉक्सी, कंज्यूमिंग वेब सर्विस एक्सेट्रा, इसके लिए तुम्हारा C# यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद Node.js भी एक रन टाइम इन्वायरमेंट है तुम्हारे, सॉरी ओपन सर्वर इन्वायरमेंट रन टाइम है तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है, उसका फ्रेमवर्क है, वेरियस प्लेटफॉर्म पे रन होता है इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। ये एक मिडलवेयर होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। इसके अंदर डायनामिक पेज कंटेंट को जनरेट किया जाता है, इसके अंदर ओपन रीड राइट डिलीट बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर की जाती है, ठीक है। ये डाटा को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, मॉडिफाई करता है, मोस्टली यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। Node.js फाइल कंटेंट्स टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट सर्वर इवेंट्स, यानी किसी भी इवेंट, यहाँ पे मोस्टली इवेंट हैंडल और उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और .js ही इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और अगर तुम्हें .ts लिखना है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है PHP और Node.js या फिर ASP और Node.js के अंदर। देखो यहाँ पे जो PHP और Node है वो तो जो तुम्हारा टास्क है वो कंप्यूटर फाइल सिस्टम के थ्रू ही सेंड करता है, और डिफरेंस क्या आता है, जब तक तुम्हारा जो ASP है उसका जो फाइल है वो रन नहीं होता ना पूरी तरीके से, या फिर सारे फंक्शन नहीं होते, तब तक PHP रुक जाता है, ASP.NET रुक जाता है। बट जो Node.js है, Next.js है वो क्या करता है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर चला जाता है, उस प्रोसेस के ऊपर भी वर्क करता है और Next.js के ऊपर पूरा हो जाता है, और जब तुम्हारी पूरी सिस्टम का जो फाइल है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाए तब जाके वो क्या करता है, तुम्हारे रिक्वेस्ट को वहाँ पे शो कर देता है और बाकी रिक्वेस्ट को एज इट इज कंटिन्यू रखता है। बट PHP के अंदर क्या होगा, जब तक तुम्हारी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती ना तब तक नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं जाते। सो दैट इज द डिफरेंस। सो दैट इज वाई जो Node.js होता है वो एक सिंगल थ्रेड के ऊपर रन करता है, नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर चलता है। सो दैट इज वाई Node.js इज मोर प्रिफिशिएंट, और जो फ्रंट एंड होता है उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस करने के लिए Node.js यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट यूनिट, रूबी, ठीक है। रूबी को तुम पाइथन के जितने भी फंक्शंस और PHP के जितने फीचर्स है वही बग दो, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डायनामिक टाइपिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड बेस्ड, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को एम्बेड कर सकती है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, सिमिलर टू PHP, नथिंग इज डिफरेंट। इसके अंदर स्केलर डाटा टाइप्स होते हैं वो अपन देखते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं। स्केलर के अंदर स्ट्रिंग और नंबर जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं एरे, हैशेस, बूलियन, सिंबल्स, उसको हम देखते हैं, चलो ठीक है ना। रूबी डाटा टाइप स्ट्रिंग्स देखो कुछ भी प्रिंट करना हो तो पुट्स वर्ड लिखते हो, पुट्स लिखोगे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, नथिंग इज डिफरेंट। स्ट्रिंग्स तो बताया तुम्हें क्या है, नंबर्स, माई इंट इक्वल टू 34, माई इंट वेरिएबल नेम है, इंट लिखा नहीं है, माई तुम सिर्फ माई लिखोगे और 34 लिखोगे वो भी प्रिंट हो जाएगा। नंबर्स मतलब क्या, इंटीजर, नथिंग बट इंटीजर। उसके बाद बुलियंस मतलब वही तुम्हारा नॉट और वो चेक करता है। उसके बाद एरेस भी एक ही है, जैसे कि माई एरे, और एरे को कैसे लिखते हैं वो तुम देख सकते हो, वही अपना ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। उसके बाद रूबी डाटा टाइप्स हैशेस वही तुम्हारा वेक्टर होता है ना,
या फिर की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए एरे ही है, ये टाइप का एरे ही है, बट यहाँ पे की वैल्यू पेयर, ठीक है। जैसे देखो एप्पल कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस साइन के थ्रू तुम उसको दिखा सकते हो। उसके बाद सिम्बॉल्स इज नथिंग बट लाइटर फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ये भी एक टाइप की स्ट्रिंग है, बट वो की वैल्यू पेयर और एरे के अंदर स्टोर की जाएगी, ठीक है। सो दैट इज जस्ट क्लियर डाटा टाइप्स, हैशेस, एरेज एंड ऑल, ठीक है। कोड लिखने को नहीं बोलेंगे, सो आई डोंट हेल्प। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी इनबिल्ड मेथड्स होती है, वो तो मैं करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी याद भी नहीं रहेगी अभी। स्ट्रिंग की देख सकते हो कि स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर, स्ट्रिंग डॉट साइज, स्ट्रिंग डॉट लिंक, स्ट्रिंग डॉट रिवर्स, इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो, साइज देख सकते हो, स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड, उसके बाद स्ट्रिंग डॉट अप केस यानी कि सारा अपर केस में कर देना, ये सब कुछ ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब रूबी के अंदर आउटपुट और इनपुट कैसे लेते हैं, तो देखो इनपुट लेने के लिए आउटपुट तो सीधे तुम लिखते हो पुट्स माय रोल नंबर इज एनीथिंग, ठीक है, सीधे पुट्स लिखना है, फाइल क्रिएट करोगे पुट्स लिख दोगे, खत्म बात। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ लेना है तो पुट्स एंटर योर एज गेट्स डॉट टू डॉलर आई अंडरस्कोर आई, ऐसे तुम लिख सकते हो, गेट्स डॉट टू अंडरस्कोर आई, या फिर गेट्स अंडर टू एफ, ऐसे तुम लिख सकते हो। इंटीजर के लिए आई रहेगा, एफ के लिए फ्लोट के लिए एफ रहेगा, डबल के लिए डी रहेगा। सो दैट इज वॉट गेट, जिससे तुम क्या कर सकते हो, डाटा को ले सकते हो एज ए इनपुट फ्रॉम यूजर, क्या गेट्स डॉट टू अंडरलाइन या फिर अंडरस्कोर आई फॉर इंटीजर, फ्लोट फॉर एफ, दैट इज वॉट। उसके बाद रूबी कंट्रोल स्टेटमेंट्स वही अपने इफ एल्स रहेंगे, वही लिखना है। देखो यहाँ ऐसे देखिए, एक्स इज इक्वल टू एन इफ एक्स लेस देन टू, पुट्स एक्स इज ग्रेटर देन टू, एल्स इफ एल्स, वही है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। अनलेस स्टेटमेंट्स इसके अंदर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट्स कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स, जब तुम्हारी कंडीशन फॉल्स रहेगी तभी ये रन होगा, ठीक है। अनलेस स्टेटमेंट के बारे में वो पूछ सकते हैं क्योंकि इट इज यूनिक फीचर इन रूबी, यानी कि अगर तुम्हारा जो कोड है वो सही नहीं है तो ये रन होगा, कोड सही नहीं मतलब कंडीशन सही नहीं है तभी ये रन होगा, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ इफ एल्स, ठीक है। नाउ केस स्टेटमेंट वही तुम्हारा स्विच केस, बट यहाँ पे स्विच नहीं होता, यहाँ पे केस स्टेटमेंट होता है, वही तुम लिखोगे डॉलर एज इक्वल टू 5 व्हेन केस लिखते हो और व्हेन लिखते हो, अगर 0 से 2 है तो पुट्स बेबी, व्हेन 3 to 6 स्विच स्टेटमेंट ही है, बट यहाँ पे लिखोगे केस और केस के अंदर व्हेन लिखते जाते हो और एल्स करके एंड मार देते हो, ठीक है। अब एरेज वही है तुम्हारा, एरे स्टोर करना। मेथड्स होती है मल्टीपल चीज़ें, जैसे कि मेथड 1 एरे डॉट न्यू लिखना, मेथड 2 एरे डॉट न्यू लेके 20 लिखना, या फिर न्यू लिखे, ऐसे मल्टीपल एरेज तुम लिख सकते हो, ठीक है। वही एरे के फंक्शंस रहेंगे, डॉट लेंथ, डॉट फंक्स, डॉट पाथ, वही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता, इसलिए वही हैशेस लिखना है, वही तुम लिख सकते हो जैसे आपने ऊपर देखा था, ठीक है। नाउ मेथड्स, क्लासेस, कोड ब्लॉक्स एंड आइटरेशन, डिफाइनिंग मेथड, वही मेथड लिखना है तो डिफ कीवर्ड लिखते हो, मेथड का नेम लिखते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी कोड लिखना है वो, और उसके बाद एंड लिखना जरूरी है, नहीं तो एंड नहीं होता, ठीक है। सिंपल है, डेफिनेशन DEF कीवर्ड लिखना है, उसके बाद जो नाम है उस फंक्शन का वो लिखना है, उसके बाद कोड लिखना है और उसके बाद एंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद मेथड्स, लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स होती है यानी कि जो लोकली होता है फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब जो भी पैरामीटर्स इन द योर मेथड्स दिए जाते हैं उसको पैरामीटर कहते हैं। उसके बाद क्लासेस के अंदर भी वही रहेगा, क्लास नेम और उसके बाद एंड, वही है क्लास नेम उसके बाद एंड। देखो क्लास उसके सामने उसका नेम, क्लास उसके सामने उसका नेम, व्हीकल उसके बाद कोड, उसके बाद एंड लिख देना, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस भी इसके अंदर होता है, ओके, मुझे तुम्हें पता है। कोड ब्लॉक्स भी तुम बोल सकते हो, डू इनलाइन ब्रैकेट्स, उसको भी तुम कोड ब्लॉक्स कह सकते हो। आइटरेटर्स वो होते हैं तुम्हारी इच आइटरेटर, टाइम्स आइटरेटर, अप टू आइटरेटर, ये बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। इट कांट बी आस्क, बट यहाँ पे अगर आइटरेटर पूछ लिया तो तुम यहाँ पे जो तुम्हारी फॉर जो तुम्हारे लूप्स होते हैं उसके बारे में तुम बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप के आइटरेटर होते हैं, जैसे कि ईच आइटरेटर मतलब 0 से लेकर 9 तक डॉट ईच डू आई, यानी कि हर आई को प्रिंट करो, जैसे कि फॉर होता है। उसके बाद टाइम्स आइटरेटर 7 टाइम्स डू आई, यानी कि 7 बार आई को प्रिंट करो। 7 to up to 4 यानी कि 4 को अब 7 डॉट अप टू 4 तक सब कुछ प्रिंट करो। उसके बाद डाउन टू मतलब उसके बाद उसके नीचे, ठीक है। ये से तुम लिख सकते हो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आइटरेटर्स वही तुम्हारे लूप्स है और कुछ नहीं। उसके बाद पैटर्न मैचिंग भी यहाँ पे की जाती है, जैसे कि पैटर्न मैचिंग इज फीचर दैट इज कॉमनली फाउंड इन फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि एक फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर जो भी पैटर्न है उसको मैच किया जाता है, इज नथिंग बट, और उसके लिए डॉट मैच मेथड यूज़ की जाती है, ओके, दैट इज वॉट। उसके बाद रेल्स के ऊपर अपन आते हैं। रेल्स एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क है जो कि स्पेसिफिकली रूबी के लिए नहीं बनाया गया, बट रूबी के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन MVC पैटर्न के ऊपर ये बेस्ड होता है। ये एक ओपन सोर्स रूबी फ्रेमवर्क है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ रेल, वाई रूबी ऑन रेल्स इजी टू लर्न, जिससे क्या होता है, रीच लाइब्रेरीज मिल जाती है, एक्सटेंड करने के लिए मजा आ जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये हो जाता है, तो लेस कोडिंग और फ्यूअर बग्स भी इसके अंदर हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई रूबी के ऊपर रेल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका ये स्ट्रक्चर देख लेना रेल्स का। ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर व्यू मॉडल और डाटाबेस के थ्रू ऑपरेशन करता है और वो रिक्वेस्ट जाती है रिस्पॉन्स पर। देखो ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर चीज़ें चेक करेगा मॉडल से, मॉडल वो चीज़ें कहाँ से चेक करेगा, डाटाबेस, और वो चेक होने के बाद वो जो मॉडल है वो कंट्रोलर को फिर से जो चीज़ है वो भेज देगा, फिर वो व्यू में जाएगा और व्यू उसको डिस्प्ले कर देगा यूजर के सामने, ठीक है। ठीक है, उसको रेल को कहाँ पे यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, हैवी ट्रैफिक, शॉर्ट टू प्रोटोटाइप, यहाँ पे उसको तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेल्स एप्लीकेशंस एंड डाटाबेसेस, रेल्स यूजेस ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यूज़ की जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती है। यहाँ पे डाटाबेसेस भी होते हैं जिसके अंदर टेबल्स की फॉर्म में, जैसे कि SQL का फॉर्म होता है उसके अंदर स्टोर किया जाता है, जिसकी MySQL और उसको यूज़ करती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, वही है तुम्हारा डॉक्यूमेंट टाइप, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट तुम उसको करते हो। स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और डायनेमिक होते हैं, जैसे कि स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स, दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स हाउ टू बिल्ड अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन रेल्स, यानी कि अगर तुम्हें रेल्स के अंदर कौन सा हेलो वर्ल्ड लिखना है तो तुम स्टैटिक लिख सकते हो। और
उसको कैसे करना है, तुम्हें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, उसके अंदर तुम्हें कोड लिखना है, ठीक है, क्रिएट अ न्यू रेल्स एप्लीकेशन। उसके अंदर पहले तो तुम डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, उसके अंदर तुम एक एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, और उसके बाद तुम्हें जो तुम्हारा ये रेल्स वो उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक ऐसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। आई होप दिस इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी इतनी कम समय में नहीं होगा, बट एक बात याद रखो कि जो डायरेक्टरीज होती है उसके अंदर सब डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है। उसके अंदर क्या होता है, रेल्स एप्लीकेशन का जो कोड होता है वो लिखा जाता है उसके अंदर, ठीक है। एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है रेल्स का, और उसके थ्रू तुम इन चीज़ों को करते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो ये होता है ऐप डायरेक्टरी, वो 4 चीज़ों पे बेस्ड होती है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर और एक होता है हेल्पर के थ्रू, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड यू कैन सी द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। पहले तो एम्प्लॉइज, उसके बाद ग्रिड मतलब कोई फंक्शन होगा, उसके बाद ऐप के अंदर कंट्रोल रहेगा, व्यू रहेगा, मॉडल्स रहेंगे, हेल्पर्स रहेंगे। व्यूज में मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, मॉडल्स। हेल्पर्स क्या करता है, इस कंट्रोलर को हेल्प करता है चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट, डायनामिक डॉक्यूमेंट। डायनामिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, एम्बेडेड इन रूबी कोड इन रेल्स। डायनामिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन रेल्स बाय एम्बेडिंग रूबी कोड इन अ टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल के अंदर जो रूबी कोड है उसको एम्बेड करने के बाद ये हो सकता है। एज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक डॉक्यूमेंट टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम ऑन द सर्वर। जो करंट टाइम है और वो मतलब जो तुम्हारा स्टैटिक है उसके अंदर क्या होगा, जो रिस्पॉन्स है वो चेंज नहीं होगा, और डायनामिक के अंदर क्या होगा, जो रिस्पॉन्स है वो चेंज होता जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इट एंड नथिंग एल्स। उसके बाद रेल्स लेआउट्स। रेल्स लेआउट्स मतलब कुछ नहीं होता, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स रहेंगे, एक भाषा में ऐसे समझो, मल्टीपल कंपोनेंट्स रहेंगे और उस कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट व्यू बनाया जाता है। जैसे कि एक अलग से हेडर लिखा जाएगा, एक अलग से फुटर लिखा जाएगा, एक अलग से मेनस लिखा जाएगा, और उसको कंप्लीट कंबाइन करके तुम्हारा जो पूरा लेआउट है वो किया जाता है। अब जो रेल्स होता है उसके अंदर जब तुम रूबी के अंदर कोड लिखते हो तो जो लेआउट्स होते हैं वो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने आप इनेबल्ड रहते हैं, तो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, ओके। और ये जो लेआउट्स होते हैं वही रिस्पॉन्स को क्रिएट करने का काम करते हैं। जैसे कॉल एंडर टू क्रिएट फुल रिस्पॉन्स, कॉल एंडर टू सेंड एन HTTP रिडायरेक्ट, उसके बाद कॉल हेड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स टू एंड बैक टू द ब्राउजर। ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ yield स्टेटमेंट। द yield स्टेटमेंट इन रेल्स डिसाइड वेयर टू रेंडर द कंटेंट फॉर द एक्शन इन लेआउट। यानी कि जो yield स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, तुम्हारी रेल के अंदर कहाँ पे कौन सा कंटेंट डालना है वो दिखाने का काम करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसको कैसे दिखाते हैं, इस साइन के थ्रू यहाँ पे तुम दिखा सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद लेआउट्स हो गए। एजेक्स के साथ भी तुम्हारा वर्क कर सकता है। अब एजेक्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, तो उसके साथ ही रेल्स का कुछ बग देना, और उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इंटरप्राइज जावा बीन्स, वी नो व्हाट इज इंटरप्राइज जावा बीन्स, वी स्टडीड इट। आर्किटेक्चर भी बताया हमें, एंटिटी बीन होती है, ये होता है, वो होता है। सेक्शन बीन्स बताया, सारी एंटिटी बीन्स, जावा बीन्स, आर्किटेक्चर। हाँ, ये आर्किटेक्चर एक बार देख लो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद लास्ट में कुछ नहीं है, एंड दैट्स योर एंड फॉर